धंधा चालू करना इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कोई भी कर लेता है। एब्सोल्युटली। तो यहाँ हर रोज धंधा चालू होता है, पर 97% बिजनेसेस 10 साल में बंद हो जाते हैं। जिनके पास सेल्स है वो प्रोडक्शन में नहीं पहुंच पा रहे। जो प्रोडक्शन में करोड़ों डाल के बैठे हैं ना, उनके पास ग्राहक नहीं है, और जिनके पास दोनों है उनके पास टीम नहीं है। राइट, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। लोग अक्सर क्या गलती करते हैं कि उनके बिजनेसेस फंस जाते हैं? सेल्समैन कौन? खुद। डिलीवरी बॉय कौन? खुद। बैंक में चेक डालने कौन जाएगा? खुद। है ना, कस्टमर को कॉल करके हेलो सर आओ ऑफिस पे कौन बोलेगा? खुद। राइट। तो कहने को गुमास्ता पे क्या लिखा है, आपके जीएसटी सर्टिफिकेट पे मालिक का नाम फलाने भाई साहब, हाँ। लेकिन भाई साहब तो कौन है? अपनी ही कंपनी का सेल्समैन, डिलीवरी बॉय, कलेक्शन बॉय, वो तो चीफ आप ऑफ एवरीथिंग ऑफिसर। चीफ ऑफ एवरीथिंग ऑफिसर। राइट। तो भगवान कृष्ण ने हम सबको भगवत गीता में एक चीज सिखाया था, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अगर जिंदगी भर एम्प्लॉय का ही काम करोगे तो रिजल्ट भी कौन सा मिलेगा? एम्प्लॉय वाला ही मिलेगा। और मालिक वाला करोगे तो मालिक बन गया। तो माई प्रायोरिटी शुड बी माई कंपनी। कंपनी कॉम्प्रोमाइज करे और मैं अच्छा गाड़ी चलाऊं, कंपनी में 2 एम्प्लॉय रखना पड़े तो सोचता हूं 80,000 कैसे दूं, पर BMW खरीद के 50,000 का हफ्ता भर सकता हूं। तो आप बताइए मैंने किसको प्रायोरिटी दिया? खुद को। कोई भी शानदार एंटरप्रेन्योर कभी भी अपने आप को तरजीह नहीं देगा। आई एम नॉट द प्रायोरिटी, माई कंपनी इज द प्रायोरिटी। राइट। एक बार मेरे एक सेमिनार में एक बिजनेसमैन ने मुझसे पूछा, आकाश भाई, बोले सर उधारी का बहुत तकलीफ है, क्या करूं? मैंने बोला सर सेल्स कहाँ से सीखे, ये सब धंधा कहाँ से सीखे? बोले सर बाजू में एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है, वो जैसे बेचता था मैं भी वैसे ही बेचता कॉपी पेस्ट है ना, कॉपी पेस्ट। तो बोला उसका उधारी कितना है? बोले सर उसका तो मेरे से 7 गुना ज्यादा है। तो मैंने सीख भी उससे रहा। मैंने उसको क्या बोला? बोला भाई अपने गुजरात में ना एक कहावत है, कुआ मा होय ये हवेड़ा मार, है ना। इतना स्पीड वाला मार्केट है ना सर, अब आप ट्रेडिशनल स्टाइल से धंधा नहीं कर सकते। तो पहला गलती जो एमएसएमई वाले करते हैं वो ये करते हैं कि ओनर डेवलप नहीं, जो देखा जैसा दिखा वो करने के कॉपी करते हैं। लोगों को टीम हायर करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि आधे लोग क्या करते हैं सर, आदमी चाहिए आदमी चाहिए आदमी चाहिए, रख लेते हैं। अकाउंटेंट रख लिया, 6 महीने बाद मिला एक तो रख भी लिया, फिर देखा कि यार आधा दिन का ही तो काम है, इसको पूरा सैलरी क्यों दूं? राइट। तो पूरा फ्री बैठता है। तो पहले लिखो कि मुझे एग्जैक्टली कितने लोग चाहिए, क्यों चाहिए, उनका फुल डे काम कितना रहेगा, क्या सच में मेरे पास उतना काम है? इंडिया में अभी तक 72 यूनिकॉर्न है अभी तक। 140 करोड़ लोगों का देश है। रोज जूता चाहिए, रोज बर्तन चाहिए, रोज कपड़ा चाहिए, रोज चश्मा चाहिए, रोज स्कूल चाहिए, रोज किताबें चाहिए, हर रोज बाइसिकल चाहिए, स्कूटर चाहिए, सब चाहिए ना इनको। कितना कंजम्पशन होता होगा? दुनिया की 4थे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी जहां पे पैसे का ट्रांजैक्शन इतना ज्यादा होता है, जब मतलब 3 ट्रिलियन या 4 ट्रिलियन जो भी है ना, आज इतना बड़ा मार्केट में बैठकर भी मेरे आपके आसपास में जो बिजनेस हो रहे हैं उनको देखो। क्या किसी बिजनेस को ऑटोमेशन पर जाना चाहिए? अगर जाना चाहिए तो क्या राइट स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अब ये सवाल आपने जो पूछा है ना, वो मैं 5 घंटा सिखाता हूँ, तो मुझे आप माफ करना, मैं ब्रीफिंग करूंगा। शकील सर, वेलकम टू द आकाश शुकानी शो। थैंक यू सो मच। ये पॉडकास्ट हाईली रिकमेंड था हमारे क्लाइंट के द्वारा, कि जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं फॉर आवर बिजनेसेस, तो वो आपके पास से कंसल्टिंग लेते हैं, राइट, फॉर द ग्रोथ एक्सपेंशन वगैरह वगैरह। तो बहुत बार उन्होंने कहा था कि आप शकील सर को लेके आओ, शकील सर को लेके आओ, ही वो आएंगे ना तो फाड़ देंगे। तो वही एक्सपेक्टेशन थी आज बुलाने की। जनवरी से हम प्लान कर रहे थे आपको इनवाइट करने का, एंड दिस इज जुलाई एंड की जब हम शूट कर रहे हैं, और ये अगस्त में अगस्त या सितंबर में ये पॉडकास्ट रिलीज होने वाला है। सो वी आर ग्लैड टू हैव यू ऑन आवर शो। Thank you so much. First of all, thank you so much for the lovely invitation and such a love for us. मैंने हमेशा लोगों से कहा है कि मैं आज जहाँ कहीं हूँ सूरत वालों की वजह से हूँ। राइट। मैंने रास्ते से चालू किया था आकाश भाई ये अपनी कंपनी को, और तब से लेकर आज तक 80% मेरा कंपनी लोगों के प्यार से चलता है। 80% रेफरेंस ही है, राइट? तो आप वो आपको भी रेफरेंस दे रहे हैं, सो थैंक यू। बाय द वे, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू थैंक यू अगेन फॉर स्टार्टिंग दिस। सूरत को
या गुजरात को खास करके ऐसे प्लेटफॉर्म की बहुत जरूरत थी, Yeah, राइट? definitely. इट्स अ वेरी गुड कम्युनिटी। डिजिटल जितना आगे जा रहा है उतना कम्युनिटी जो गुजरात में ये वाला डिजिटल कंटेंट Hmm. क्रिएशन का जो इंडस्ट्री बढ़ना Yeah. चाहिए, इट हेल्प्स एवरी काइंड ऑफ इंडस्ट्री एक्चुअली, नॉट जस्ट Hmm. पॉडकास्ट। तो व्हाटएवर यू हैव स्टार्टेड, आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट यू एंड Thank प्लीज you. कीप इट अप। Thank सो you, sir. थैंक यू Thank सो you. मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे आल्सो। या ये पूरा स्टार्ट करने का एक ही अगर मैं वर्ड में मिशन दूं तो ये सारी चीजें जो हम ये पॉडकास्ट में डिस्कस करते हैं जी ना हमारी एजुकेशन सिस्टम जो हाँ, फॉर्मल एजुकेशन एब्सोल्युटली सिस्टम है वो नहीं सिखाती हैं हाँ, और वही हम सिखाना चाहते हैं यूथ बहुत को। खूबसूरत, तो यही एक इंटेंशन था। ब्यूटीफुल। अगर मैं आपकी बात करूं तो जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो आपके बारे में बताते थे कि यू आर कंसल्टेंट वगैरह वगैरह। सर मैं आपको आपके पास से ये जानना चाहता हूं कि व्हाई कंसल्टिंग एज अ बिजनेस एंड व्हाई स्पेसिफिकली बिजनेस कंसल्टेशन एज अ बिजनेस। ओके, एज अ बिजनेस से भी ज्यादा वाई बिजनेस कंसल्टिंग पहले पकड़ते हैं, फिर हाँ आप बिजनेस समझा दूंगा मैं आपको, डेफिनेटली। राइट? आप मुझे बताइए, व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया? हमारी टोटल संख्या कितनी है, जनसंख्या? 145 करोड़ 145 करोड़, है या ना? और इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनीज कितनी है? कंपैरिजन में बहुत कम। कंपैरेटिवली अगर अमेरिका में मैं आपको बात करूं, एक जगह है सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन है ना, जहां से अमेजोन निकला, या जहां से आपका फेसबुक निकला, हम्म एप्पल निकला, टेस्ला निकला, ये सारी कंपनी वहां से आती हैं। हाँ कैन यू इमेजिन, वहां पे हर साल 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बनते हैं। यूनिकॉर्न आप समझते हैं? या यूनिकॉर्न यानी वो कंपनी जो 3 साल में $100 मिलियन का टर्नओवर हासिल करती है, वैल्यूएशन हासिल या करती है, राइट? ये हर साल 100 से ज्यादा क्या बोलेंगे उसे, यूनिकॉर्न पैदा करते हैं। इंडिया में अभी तक 72 यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न है से अभी तक। 140 करोड़ लोगों का देश है। रोज जूता चाहिए, रोज बर्तन चाहिए, रोज हाँ कपड़ा चाहिए, रोज चश्मा चाहिए, रोज स्कूल चाहिए, रोज किताबें चाहिए, हर रोज बाइसिकल चाहिए, स्कूटर चाहिए, सब चाहिए ना इनको। हम्म कितना कंजम्पशन होता होगा, बहुत कितना कंजम्पशन है पूरे इंडिया का। हम्म मार्केट में दुनिया की चौथे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी, जहां पे पैसे का ट्रांजैक्शन इतना ज्यादा होता है, हम्म मतलब 3 ट्रिलियन या 4 ट्रिलियन जो भी है ना। आज इतना बड़ा मार्केट में बैठकर भी मेरे आपके आसपास में जो बिजनेस हो रहे हैं उनको देखो, वो कहीं आसपास है भी नहीं। है ना। मतलब कैन यू इमेजिन, सूरत एशिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल मार्केट है, हम्म एशियाज लार्जेस्ट टेक्सटाइल मार्केट, राइट? उसके बावजूद उसके बावजूद 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करने वाली कंपनी कितनी है हमारे पास, कुछ गिनी चुनी। है ना? तो आज भी आप किसी भी टेक्सटाइल के व्यापारी के पास जाइए, पूछे कितना टाइम हुआ, बोले 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल। 35 साल के बाद भाई साहब का टर्नओवर कितना है? 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, बहुत अच्छा किए तो 40 करोड़, 50 करोड़। 100 करोड़ टच करने वाले आपको बहुत रेयर लोग मिलेंगे सूरत में, हम्म राइट? अब सवाल यह है कि मार्केट में कोई कमी है? दुनिया का सबसे ज्यादा आगे बढ़ने वाला, सबसे हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट अभी इंडिया में है हाँ ना? आपका इकोनॉमी बहुत बड़ा बूम कर रहा है, बहुत शानदार कंजम्पशन है, सबसे यंग पॉपुलेशन इस देश के पास है, इतना सब कुछ है, फिर भी मेरा सामान्य व्यापारी 100 करोड़ का टर्नओवर क्यों नहीं कर पा रहा है? राइट डायरेक्शन मार्केट नहीं में उसके कोई पास। प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आपको कोई और कोई बेसिक डिस्कशन हो तो बताइए। नहीं तो क्या प्रॉब्लम है, बताए? उसको पता ही नहीं है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, यहाँ तक आगे आगे कैसे जाऊं। मैनेजमेंट नहीं है सर। हम्म जिनके पास सेल्स है वो प्रोडक्शन में नहीं पहुंच पा रहे, हाँ जो प्रोडक्शन में करोड़ों डाल के बैठे हैं ना, उनके पास ग्राहक नहीं है, और जिनके पास दोनों है उनके पास टीम नहीं है, राइट? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली सर, राइट? अब आप मुझे बताइए, इंडिया के पास पोटेंशियल है, इंडियन को व्यापार भी करना है, लेकिन बड़ी कंपनी, तो मेरा प्रॉब्लम क्या है? धंधा चालू करना इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कोई भी कर लेता है। एब्सोल्युटली। तो यहाँ हर रोज धंधा चालू होता है, हाँ, पर 97% बिजनेसेस 10 साल में बंद हो जाते हैं। 90 वाटर हाउस कूपर नाम की एक संस्था है जिसका ये रिव्यू है, स्टेटमेंट है या उसका ये सर्वे है, ये बताते हैं कि इंडिया में हर 10 साल में 97% बिजनेसेस फेल होते हैं। मतलब आज जो स्टार्ट करेगा वो 10 साल में फेल होगा, एंड विद इन 3 ईयर ओनली, सिर्फ 3 साल में 90% बिजनेसेस फेल हो रहे हैं, राइट? अब आप समझ सकते हैं। अब मुझे बताइए, क्या इंडिया को बिजनेस कंसल्टिंग की जरूरत है कि नहीं?
बहुत ज्यादा है इस राइट? इस तो इस फिर डेटा अगर एनालिसिस के बाद तो तो अगर इंडिया को कंसल्टिंग का जरूरत है तो कंसल्टिंग बिजनेसेस करने चाहिए कि नहीं? डेफिनेटली करनी राइट, सो चाहिए। दिस इज व्हाट द आइडिया इज। माय पॉइंट इज, इंडिया में जैसे अभी अभी आपने बताया, लोग इतने ज्यादा पढ़े नहीं, या जहां पे हम पढ़ते थे वहां पे कमाना कैसे है उतना ही बताया गया। तो हम सब जानते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम ज्यादातर अंग्रेजों द्वारा बनाई गई, हाँ। जो हम रोज सुनते हैं, इसमें कोई नया बात नहीं है। हम हमको क्यों पढ़ाते थे वो लोग? कारकुन बनाने के लिए, क्लर्क बनाने के लिए, काम करवाने के लिए, है ना? तो आप उसी, मैं और आप उसी में ग्रेजुएट हुए हैं, यस। और करना हमको बिजनेस है। माइंडसेट एम्प्लॉय वाला है, पढ़ाई एम्प्लॉय वाला है, काम आपको एम्प्लॉयर वाला करना है ना? तो फिर पढ़ना चाहिए कि नहीं? राइट? डेफिनेटली। आज डॉक्टर बनते हैं तो 5 साल पढ़ाई करोगे, वकील बनोगे तो 4 साल पढ़ाई करोगे। आपको बिजनेस करना है, 100 करोड़ का कंपनी डेवलप करना है, पूरे इंडिया का मार्केट आपके सामने पड़ा हुआ है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, पूरी दुनिया आपके लिए काम करने को तैयार है, सिर्फ आपका मैनेजमेंट नहीं है। तो आप मैनेजमेंट अच्छा करें, इसके लिए कंसल्टेंट काम करते हैं आपके साथ। डेफिनेटली। राइट, सो दिस इज द या आइडिया इज। जी। सो मैं अगर इन शॉर्ट कहना चाहूँ कि जो कोई भी बिजनेस कर रहा है, हाँ, क्या हर किसी बिजनेस को कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट है? आप सी, स्पेशली उन बिजनेसेस को जो कहीं पे जाके अटक गए हैं, ग्रोथ अब एक जगह पे आके रुक गया, या मे बी सब कुछ ट्राई करता हूं लेकिन फिर भी रास्ता नहीं समझ में आता है, या फिर वो बिजनेसेस जिनको लगता है कि हमने जितना सोचा था उतना हुआ, इससे आगे क्या करे वो समझ में नहीं आ रहा है। राइट? तो बेसिकली हर एक बिजनेस को कंसल्टिंग का जरूरत है ना? माय आइडिया इज दैट लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। या राइट? जैसे अगर आप मुझसे बोलो कि क्या सेल्स टीम हमेशा रखनी चाहिए, क्या मार्केटिंग हमेशा करना चाहिए, क्या लीडरशिप हमेशा करनी चाहिए? ऑफ कोर्स यस। तो कंसल्टिंग भी हमेशा करनी चाहिए। कंसल्टिंग इज अ ऑलवेज गोइंग प्रोसेस। हमारे वहां अभी भी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक एक ज्वाला जगती है तब कंसल्टेंट रख लेते हैं, फिर 6 महीने बाद छोड़ देते हैं, है ना? सो इट्स एन कंटिन्यूअस थिंग। कंसल्टिंग जितना भी आप अच्छा कराएंगे, हर एक कंसल्टेंट आपकी कंपनी में कुछ नया लेकर आएगा, नया विचार, नया नया तरीका, नया कल्चर, सब कुछ हर बार नया डेवलप हो सकता है। सो कंसल्टिंग इज ऑलवेज गोइंग ऑन प्रोसेस। और मैं कंसल्टिंग से भी ज्यादा कहूंगा, सबसे पहले बिजनेस के मालिक को ट्रेनिंग लेना चाहिए। अभी आपको आकाश भाई, शायद ये कंसल्टिंग का थोड़ा सा एक अंदर का बात मैं आपको बताता हूँ। प्लीज। हमेशा कंसल्टिंग कंसल्टिंग आप ज्यादा सुनते हैं। कंसल्टिंग का मतलब ये हुआ कि मैं आपकी कंपनी में आऊंगा, आपका सारा ऑब्जर्वेशन करूंगा, सेल्स में क्या ठीक करना है, मार्केटिंग में क्या अच्छा करना है, रिक्रूटमेंट कैसे बेहतर करना है, लीडर को कैसे मुझे कोच करना है, ये सब काम होंगे कंसल्टिंग में। राइट? जी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, 80% कंसल्टिंग फेल होते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि ओनर के माइंडसेट अभी तक वो वाले हुए ही नहीं है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाए। तो कई बार लोग आते हैं, कंसल्टेंट आए सेल्स टीम बना के गए, कंसल्टेंट आए मार्केटिंग बढ़िया करके गए, जैसे ही कंसल्टेंट गए, जीरो। चलाना तो आपको है। हाँ। आप अभी तक वो माइंडसेट पे कहां आए हैं कि आप ऐसी कंपनी कैसे मैनेज करोगे? तो मेरा एक शर्त हमेशा मैं अपने क्लाइंट से रखता हूं, पहले आप 2 महीना मेरे साथ सीखो, सिर्फ मालिक डेवलप करो। क्योंकि हर एक कंपनी को आप देखो, मैं उनको पूछता हूं कि आपकी कंपनी में जितने भी प्रॉब्लम है उसका रीजन कौन है? आपके पास सेल्स टीम नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। आपने 4 साल से सेल्स टीम डेवलप करने का कोशिश क्यों नहीं किया, ये प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। ना? फाइनेंस की प्रॉब्लम किसी भी बिजनेस को नहीं है, आप फाइनेंस कैसे करोगे उसका आइडिया आपके पास नहीं है। वो प्रॉब्लम है। तो हर एक कंपनी का ज्यादातर प्रॉब्लम का रीजन आकर तह में जाके आप फाइंड करोगे ना, तो उसका मालिक है। एग्जैक्टली। मालिक को डेवलप करोगे ना, तो 80% कंपनी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एग्जैक्टली। राइट? तो मैं उनसे हमेशा कहता हूं, कंसल्टेंट बाद में बुलाओ, पहले खुद ट्रेनिंग लो, पहले खुद को डेवलप करो। आप आज 10 करोड़ पे हो, आप 50 करोड़ पे जाना चाहते हो, सारी सिस्टम डेवलप बाद में करेंगे, पहले 50 करोड़ वाला मालिक बनाओ। 50 करोड़ का प्लान कहाँ है आपके पास? 50 करोड़ होंगे तब टीम कैसा होगा, उस टीम को अगर आप इस तरीके से मैनेज करोगे तो कैसे चलेगा? 50 करोड़ की कंपनी मार्केटिंग कैसा करती है? मालिक पहले 50 करोड़ का हो जाए, कंपनी अपने आप 50 करोड़ की हो जाएगी। राइट? सो आई वुड से कंसल्टिंग आप करो ना करो, ट्रेनिंग एटलीस्ट पहले हर बिजनेस के मालिक को एक बार करनी चाहिए। राइट? और फिर ऑब्वियसली आपको मजा आता है, आपके कोच पे आपको भरोसा होता है, उनके साथ आगे बढ़िए और हमेशा के लिए कंसल्टिंग करिए। राइट? सो दैट वुड बी माय एडवाइस। एग्जैक्टली। अभी आपने जब मुझे ये बताया तो मुझे कहीं ना कहीं यही साउंड हुआ कि लोग
दो रीजन से कंसल्टिंग करवाते हैं। जी पहला कि उसको जब रियलाइज हो जाता है कि यस नाउ आई वांट टू ग्रो माय कंपनी 10x 15x 20x XYZ। राइट और सेकंड कि जब मुझे समझ आ जाता है कि ये मैं तो यहाँ पर फंस चुका हूँ, राइट मुझे यहाँ से कोई निकालने वाला चाहिए, तब एब्सोल्युटली कंसल्टिंग करवाते ट्रू हैं। आप बहुत सारे बिजनेसेस को कंसल्ट करते हैं, जी बिजनेसमैन को कंसल्ट करते हैं, जी तो मैं आपके पास से यही जानना चाहता हूँ कि लोग अक्सर क्या गलती करते हैं कि उनके बिजनेसेस फंस जाते हैं। क्योंकि अगर लोग यहाँ पर क्लियर हो गए ना, तो वो हमारा आगे का सारा पोर्शन समझ पाएंगे। राइट या अब ये सवाल आपने जो पूछा है ना वो मैं 5 घंटा सिखाता हूँ तो मुझे आप मुझे माफ करना ब्रीफिंग मैं ब्रीफिंग करूंगा ऑब्वियसली बट मैं आपको लेट मी टेल यू इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी आई वांट टू टेल यू इज बिजनेस लोग क्यों करते हैं if आकाश इज स्टार्टिंग अ बिजनेस व्हाई ही इज इनटू बिजनेस आप बिजनेस क्यों करोगे फर्स्ट चॉइस जब मैं क्यों करूंगा वो फिलोसॉफी अभी नहीं दूंगा, लेकिन हाँ मैंने क्यों किया था तो फर्स्ट थॉट वाज कि मुझे पैसा कमाना है और कमाना इंडिपेंडेंसी चाहिए, टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। ट्रू आप पैसा कमाने आए लेकिन हकीकत क्या है आप कहीं पे जॉब कर रहे थे आपके पास कोई और सेफ और सिक्योर इनकम था वो छोड़ा फिर आपने क्या लिया रिस्क लिया रिस्क लिया तो आप ध्यान से देखो आप बिजनेसमैन कब बने आप एंटरप्रेन्योर कब बने जब मैंने रिस्क जब लिया। आपने रिस्क लिया या अभी आपने पहला चेक नहीं लाया अभी आपका पहला कस्टमर नहीं बना अभी आपका पहला प्रोडक्ट नहीं बना आपका पहला मार्केटिंग कैंपेन नहीं हुआ आपने खाली रिस्क लिया डिसीजन लिया कि आज से मैं अपनी सेफ इनकम को लात मारता हूं और मैं रिस्क लेता हूं उस दिन आप बन गए बिजनेसमैन बिजनेसमैन। पर होता क्या है बिजनेसमैन बनने के बाद लोगों को पैसे से प्यार हो जाता है पैसा अच्छा लगने लगता है। हाँ अब जिस दिन रिस्क लिया उस दिन मैं बिजनेसमैन बना और बिजनेसमैन बनने के बाद मैंने सेल्समैन लाने का रिस्क नहीं लिया मैंने सुपरवाइजर रखने का रिस्क नहीं लिया मैंने अच्छे सॉफ्टवेयर लाने का रिस्क नहीं लिया मैंने अच्छे कंसल्टेंट को पे करने का रिस्क नहीं लिया मैंने मार्केटिंग का रिस्क नहीं लिया है ना अब हुआ क्या अपनी ही कंपनी में सेल्समैन कौन खुद डिलीवरी बॉय कौन खुद बैंक में चेक डालने कौन जाएगा खुद है ना कस्टमर को कॉल करके हेलो सर आओ ऑफिस पे कौन बोलेगा खुद राइट तो कहने को गुमास्ता पे क्या लिखा है आपके जीएसटी सर्टिफिकेट पे मालिक का नाम फलाने भाई साहब हाँ लेकिन भाई साहब तो कौन है अपनी ही कंपनी का सेल्समैन डिलीवरी बॉय कलेक्शन बॉय वो तो चीफ आप ऑफ एवरीथिंग ऑफिसर। चीफ ऑफ एवरीथिंग ऑफिसर राइट तो पॉइंट इज दिस माय फ्रेंड रिस्क लिया था तो बिजनेस में थे बिजनेसमैन बनने के बाद रिस्क नहीं लिया तो अपनी ही कंपनी में हम एम्प्लॉई गेट इट। राइट अब मैं नहीं बोलता ऐसा दुनिया के सबसे बेस्ट कंसल्टेंट को आप जानते हैं हु इज द बेस्ट कंसल्टेंट इन द वर्ल्ड भगवान कृष्ण है ना हाँ यार उनसे अच्छा मैनेजमेंट कौन जानता है कोई बताइए, नहीं जान है ना सकता। तो भगवान कृष्ण ने हम सबको भगवत गीता में एक चीज सिखाया था जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अगर जिंदगी भर एम्प्लॉय का ही काम करोगे तो रिजल्ट भी कौन सा मिलेगा एम्प्लॉय वाला ही मिलेगा और मालिक वाला करोगे तो मालिक बन पाए। एब्सोल्युटली सर सो आपका ये जो एटीट्यूड होता है ना कि रिस्क लेता है वो मालिक सेफ्टी ढूंढता है पैसे के पीछे खाली पैसे के लिए काम करता है वो एम्प्लॉय एम्प्लॉय राइट आप जिंदगी भर खाली पैसे के लिए जो काम करते हैं लोग है ना ये इंडिया में बिजनेसेस सबसे ज्यादा पैसे के पीछे भागने लगते हैं उस वजह से एक टाइम के बाद ग्रो नहीं होते रिस्क टेकिंग कैपेसिटी चला जाता है ना पैसे से जब भी आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा प्यार हो जाएगा आपसे सबसे पहले छीन लिया जाएगा रिस्क लेने का मादा यू कान टेक रिस्क दूसरा आप बहुत दूर का नहीं सोच पाएंगे आप देखना जो बहुत पैसा 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 करते हैं ना जो बिजनेस के मालिक वो हमेशा शॉर्टकट बहुत ढूंढते हैं वो 5 साल 10 साल के लिए मशीनरी डालने का बात करोगे शॉर्टकट अभी एक कुछ डालू 6 महीने में 10 लाख का 20 लाख हो जाए ना ऐसा धंधा बताओ राइट स्टार्टअप के लिए भी लोग आइडिया पूछते तो क्या बोलते हैं सर एक आध वर्ष में पैसा एक आध साल में पैसा निकल जाए वैसा दिखाओ राइट सो माय पॉइंट इज दिस पैसा आपसे 2-3 बातें ले लेगा एक रिस्क लेने का कैपेसिटी आपका खत्म कर देगा नंबर 2 आप दूर नहीं देख पाओगे लंबा 10 साल बाद मुझे कहां पहुंचना है 10 साल में कैसी कंपनी डेवलप करनी है 10 साल में कैसी टीम बनाऊं 10 साल में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनाऊं अभी से मार्केटिंग में पैसा डालूं ताकि 10 साल में अच्छा कंपनी बने ये सोच भाई साहब आपके अंदर तो नहीं आएगा राइट सो फर्स्ट थिंग जब भी आप पैसे पे बहुत ध्यान देते हैं रिस्क नहीं ले पाते लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाते और तीसरा क्या होता है
आप खुद को बहुत प्राथमिकता देने लगते हैं। हम्म, यू बिकम योर प्रायोरिटी, नॉट योर कंपनी। एग्जैक्टली। मुकेश अंबानी के लिए आपको क्या लगता है जिंदगी में प्रायोरिटी क्या है? मुकेश अंबानी खुद या रिलायंस? रिलायंस। रिलायंस है तो मैं हूं, है ना? हम्म, मेरे लिए टॉप लाइन बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज इज माय प्रायोरिटी। हम्म, उसने मुझे आइडेंटिटी दिया, उसने मुझे आज लाइफस्टाइल दिया, उसने मेरे परिवार को अच्छा घर दिया, मकान दिया, राइट? वो डेवलप होता है तो ऑटोमेटिक मेरी जिंदगी तो डेवलप हो ही जाती है। डेफिनेटली। तो माय प्रायोरिटी शुड बी माय कंपनी। कंपनी। कंपनी कॉम्प्रोमाइज करे और मैं अच्छा गाड़ी चलाऊं, कंपनी में 2 एम्प्लॉय रखना पड़े तो सोचता हूं 80,000 कैसे दूं, पर BMW खरीद के 50,000 का हफ्ता भर सकता हूं। तो आप बताइए मैंने किसको प्रायोरिटी दिया? खुद को। खुद को। कोई भी शानदार एंटरप्रेन्योर हम्म, कभी भी अपने आप को तरजीह नहीं देगा। आई एम नॉट द प्रायोरिटी, माई कंपनी इज द प्रायोरिटी, हम्म, राइट? तो ये पहला मिस्टेक लोग ज्यादा करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गलत टाइम पे हम पैसा निकाल लेते हैं। हम्म, आप देखो सूरत में कोई 5 करोड़ 10 करोड़ कमाएगा, सबसे पहले क्या खरीदता है आप जानते हैं? फार्म जमीन। हाउस, फार्म हाउस, लैंड। लैंड, है ना? फ्लैट खरीदेगा, गाड़ियां अच्छी खरीदेगा, राइट? नाउ पॉइंट इज, धंधा स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल होती है सर। आप कोई भी बिजनेस करोगे, हाँ। शुरू अपने पुरखे बोल के गए थे 1000 साल 1000 दिन 1000 दिन आपके तो देने। संघर्ष के होते हैं, राइट? ये 1000 दिन मेहनत करते हो तो पहली 5 अच्छी प्रोडक्ट आपके हाथ लगती है, हम्म, पहले 5 अच्छी पार्टी आपके हाथ लगती है, पहले 5 आइडिया आपके हाथ लगते हैं, है कि नहीं? फिर 3 महीने 3 साल बाद जैसे ग्रोथ जो होता है ना, बिजनेस का चार्ट आपका ऐसे चलने लगता है। हम्म, आपको लगने लगता है भाई साहब निकल पड़ी अपनी, तो अभी हाँ। तो मैं ही ग्रो करूंगा, राइट? अब ये जो ग्रोथ पीरियड है, पहला जो होता है ना वो स्टार्टअप फेज होता है, हम्म, उसके बाद जो होता है वो होता है ग्रोथ फेज। हम्म, ग्रोथ फेज आते ही सबके पांव जमीन से अद्दड़ होने लगते लगता है। हैं, राइट? अब ये क्या करते हैं, जमीन ले लेंगे, फार्म हाउस ले लेंगे, फ्लैट खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे। अब वो पैसा कहाँ से निकाला? बिजनेस से। बिजनेस से। बिजनेस में कैश क्रंच चालू हुआ। हाँ। अब इनको बोलो कि मार्केटिंग कैंपेन, बोले साहब उभारो, अभी तो मेरा क्या पैसा है, नहीं है। ईएमआई जा रहा है ना, तो थोड़ा मेरे को तंग। अब वो सॉफ्टवेयर नहीं लेगा, अब वो हम्म, कंसल्टेंट नहीं लाएगा, अब वो प्रोफेशनल। एक लेवल के बाद ना आपको एम्प्लॉय का भी लेवल बदलना पड़ता है। हम्म, अभी तक आप यहां तक पहुंचे 20,000 वाले एम्प्लॉय से, अब आपको ना थोड़े बहुत 80,000 वाले, लाख वाले, 2 लाख वाले, 5 लाख वाले एम्प्लॉय भी एक टाइम पे चाहिए। चाहिए। पर वो आपने तो ये सोचा कि जो आ रहा है मेरा मुनाफा है। हम्म, तो मैं हमेशा कहता हूँ री इन्वेस्ट जो करना है बिजनेस में, वो ज्यादातर लोग नहीं करते, एग्जैक्टली। है ना? लंबी सोच के साथ काम करें। 10 साल में मैं क्या बोलता हूँ, दुनिया में 4 प्रकार के माइंडसेट है आकाश भाई। एक है 1 डे माइंडसेट, हम्म, आज कमाओ आज आज खाओ। का। दूसरा होता है 1 मंथ माइंडसेट, हम्म, ये महीना पैसा कमाया, ईएमआई भरा, घर वालों का खर्चा किया, महीना खत्म, बात खत्म। एक होता है 1 साल वाला माइंडसेट, इस साल मैंने 10 लाख कमाया, इस साल मैंने 12 लाख कमाया, इस साल मैंने 20 लाख कमाया, और 20 लाख का प्रॉपर्टी ले लिया, जमीन ले लिया, बात खत्म, नई गिल्ली नया दाव, नया राइट? था। अभी अपन अगले साल करेंगे कुछ। और एक होता है 10 साल वाला माइंडसेट, हम्म, आज से लेकर अगले 10 साल, 2035 में अपने आप को कहाँ देखता हूँ, हम्म, 10 साल बाद कंपनी कैसी बनानी है ना? 10 साल में अगर यहाँ पहुंचना है तो अभी मेरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, अभी मेरा खुद का पर्सनालिटी मुझे कैसा बनाना पड़ेगा, मुझे खुद की प्लानिंग को कैसी बनानी पड़ेगी, मुझे 10 साल में टीम कैसी बनानी पड़ेगी, हम्म, तो वहां तक मुझे फाइनेंस कैसे मैनेज करना पड़ेगा। इसको मैं बोलता हूं द डिकेड माइंडसेट। हम्म, रिलायंस ने अगर जियो चालू किया तो 1 साल में कमाने के लिए चालू किया था? नहीं। नहीं, उसने क्या सोचा होगा, दस आने वाले साल 10-20 में साल में क्या जा कहाँ टेलीकॉम जाओ। कंपनीज को या टेलीकॉम इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करना है, हम्म, पूरा गणित बदल दिया ना। तो हाँ, ये 10 साल वाली सोच थी सर। बाकी क्या लगता है, रिलायंस से पहले एयरटेल आया, आइडिया है ना, वो लोग तो रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर ले रहे थे, बीएसएनएल से कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेते थे, काम हो जाता था उनका, हाँ, राइट? जियो ने क्या बोला, हम अपने खुद के वायर डालेंगे, हम अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डालेंगे, हम अपने खुद की चीजें डालेंगे, और फिर बोलते हैं कि हम ऐसा डेटा भी देंगे सब। इतना बड़ा प्लान था, है ना? हम्म, और फिर भी दिक्कत ये था कि गुजरात वाले तो पहले ही बोल रहे थे कि फ्रीज है ત્યાં સુધી વાપરીશું, પછી આપણે सिम कार्ड કાઢીને મૂકી દઈશું। उनको निकालने भी नहीं देना है सिम कार्ड। पहले तो इतने लोगों तक सिम कार्ड भी पहुंचाना है, उनको कभी निकालने नहीं देना है, कितना लंबा गेम खेला होगा। एग्जैक्टली। 10 साल की सोच रखते हैं ना, तब हम हम्म, रिलायंस बनते हैं। 10 साल की सोच रखते हैं तो सब्जी काका बनते हैं। डेफिनेटली। 10 साल की सोच रखते हैं तब गोविंद काका बनते हैं, राइट? सो माई पॉइंट इज दिस,
लंबी सोच व्यापार में चाहिए। हम्म, और इंडिया को ना आकाश भाई अभी इसकी बहुत जरूरत है। डेफिनेटली। खाली कमाने निकलते हैं ना तो धंधा तो है, लेकिन वो फिर भी काम करके घर लौट आते हैं। हम्म, कंपनीज बनाने वाले एंटरप्रेन्योर की जरूरत है इंडिया को, डेफिनेटली। राइट। एंड आई वुड से कि ये मिस्टेक लोग ज्यादा करते हैं। ओके, सो ज्यादातर इंडिया में बड़ी ब्रांड को अगर हम छोड़ दें और उससे भी नैरो कैटेगरी में अगर हम बात करें जी। कि छोटी छोटी दुकान, छोटे छोटे व्यापारी जैसे कि एसएमई एंड एमएसएमई बिजनेसेस, एमएसएमई बिजनेसेस। वो लोग ग्रोथ क्यों नहीं कर पाते? ये प्रॉब्लम तो है ही। जी। अगर उसको ग्रोथ करना है तो उसको क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए? ओके, या सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी केस स्टडी बताता या हूँ, प्लीज। है ना। हमारे सूरत की एक कंपनी है, झरी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ओके। राइट। तकरीबन 2018 का साल था, हम्म, 2018 का साल। मेरी कंपनी को अभी 1 साल हुआ था। मैं भी स्ट्रगल कर रहा था। मैं आपको बीच में बताया था, मेरे पास खाली बाइक था आकाश भाई। मैं रास्ते पे आता, रिंग रोड अपना है ना हाँ, टेक्सटाइल वाला, वहां पे आता, बाइक पे एक लिस्ट निकालता बिजनेसमैनों की, उनको वहां से कॉल करता, सर आपके धंधे को डेवलप करने के लिए मेरे पास 4 आइडिया है, चाय पिलाते हो तो मिलके बात करते हैं। वहां डेफिनेटली। से तो अभी 1 साल हुआ था। फिर कुछ अच्छे दोस्तों ने, हमारे सौराष्ट्र के ही कुछ भाइयों ने बहुत साथ दिया। आईसीसी में उनका ऑफिस था, उन्होंने बोला सर आप यहाँ पे बैठो करके, मैंने वहां से उनकी ऑफिस से शुरू किया। मेरा खुद का ऑफिस तो था ही नहीं। और उस वक्त मुझे 2 भाई मिले, अपने सौराष्ट्र के ही 2 भाई थे, ओके। काठियावाड़ी थे। ये दोनों मुझे मिले, बोलते हैं सर हमसे एक गलती हुआ। पहले हम्म, तो आपका नाम जिसने भी बोला उसने बहुत दिल से बोला, इसलिए यहाँ पे आए। हाँ, बाकी हमको नहीं लगता कि आप भी हमारा कुछ मदद कर सकते हो। मतलब भाई साहब बताओ तो सही, क्या हुआ, क्या क्या गलती हो गया। बोलते सर असल में हमने 4 साल पहले अहमदाबाद से हम लोग आए, हमने यहाँ पे झरी का यूनिट डाला डायमंड हम्म, नगर में, अपने हाँ, कामरेज के पास। कामरेज के पास। मैंने वहां पे बोले सर मैंने एक झरी का फैक्ट्री डाला। हम्म, फैक्ट्री डाला, धंधा अच्छा चला। धंधा जब बहुत अच्छा चला तो हमको लगा कि धागे का बिजनेस भी करते हैं। तो थ्रेड आता है ना, जो सामान, जरी यानी चमकदार धागा, और या नॉर्मल धागा मतलब अपना थ्रेड हुआ। बोले हमने थ्रेड का फैक्ट्री डाला। थ्रेड का फैक्ट्री डाला और 1.25 करोड़ का हमने इन्वेस्टमेंट किया। हम्म, घर वालों के, ज्वेलरी के, बैंक के, जितना पैसा हमको मिला हमने सब डाल दिया। सवा हाँ। करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। तभी हो गया नोटबंदी। अब फंस गए नोटबंदी पैसे। अच्छा बुरा वो सब लोग तय करें। पर बोलते हैं सर इधर टीएफओ का बिजनेस, मतलब टेक्सटाइल का कुछ बिजनेस को बहुत असर हुई थी। हम्म, थ्रेड का बिजनेस मेरा बराबर नहीं चल पाया। अब बोलते हैं सर प्रॉब्लम क्या है कि जहां पैसा डाला वो चल नहीं रहा है, और जो मेरा जरी का बिजनेस चल रहा था उसमें डालने को अब मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं, राइट। अब बोले सर मैंने इसलिए बोला कि आप भी मदद करोगे कि नहीं, क्योंकि आप सर कंसल्टेंट हो, आप ला ला के क्या सेल्स डेवलप कर दोगे, हम्म, मेरे को ग्राहक ला के दोगे। मैं ग्राहक भी ले आया सर, तो जरी में 6 महीने का उधारी है। 2 कस्टमर को, आपके 2 कस्टमर को मैंने माल दिया, फिर पीछे तो मेरे पास फैक्ट्री चलाने को पैसा चाहिए, वो तो है ही नहीं, एग्जैक्टली। राइट। अब सर ये भाइयों को मैंने बोला कि देखो सर, अपनी अकल लगा के जितना रिस्क लेना था लिए ना तुम लोग। हम्म, मेरी एक बात सुनो, खुद को डेवलप करने का रिस्क लोगे? हम्म, बिजनेसेस कैसे बनते हैं एक बार मेरे साथ सीखोगे। अच्छी कंपनी के मालिक इतना जबरदस्त, जब फाइनेंस का प्रॉब्लम आता है तो क्या करते हैं, मैं तुमको एक बार सिखाऊं तो मेरे को 2 महीना दोगे? हम्म, इतने साल तुमने अपने हिसाब से दिया ना, मेरे को दो दो महीना महीने दो। दो। और सर कमाल की बात ये हुई कि इतने संघर्ष में थे, है ना, बहुत प्रॉब्लम में थे, फिर भी बोलते हैं सर आप जो बोलेंगे चलो करते हैं। अपनी अकल से तो किया, एक बार आपकी अकल लगाई, है ना। हम्म, उसके बाद सर हमने 2-3 बहुत शानदार काम किए। नंबर 1, पूरे इंडिया में हमने उनका मार्केटिंग किया। क्या बात। जरी वाले एक ही प्रॉब्लम कर रहे थे सूरत में, सूरत में ही बेचो, सूरत में ही बेचो। अब आप, हमारा एक थोड़ा बात लंबा हो जाएगा, बट आई होप इट डेफिनेटली। विल अलाउ, आप देखिएगा कितना रखना चाहिए। 3200 मैन्युफैक्चरर हैं जरी के सूरत में, हम्म, और बड़े ट्रेडर खाली 250 है। हम्म, यानी बनाने वाले 3200 है, बेचने वाले 250 है। यानी बेचने वाले के पास रोज 10 फैक्ट्री वाला जाता है, मेरा माल रख, मेरा माल रख, मेरा माल रख, है ना। अब आपके पास रोज ये कैमरा बेचने वाला, ये लाइट बेचने वाला, 10 लोग आए, तो आप किससे खरीदोगे? लंबे से लंबी उधारी देने वाले से, ऑब्वियसली सस्ते से सस्ता। मेरे बेनिफिट्स जहाँ मुझे, जहाँ पर ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे वहां Absolutely. पे तो कंपटीशन कितना हाई हुआ। कंपटीशन होगा। इसको हम बोलते हैं रेड ओशन। हम्म, ऐसी परिस्थिति को मैनेजमेंट में क्या बोलते हैं? रेड ओशन। रेड ओशन। जहां पे खून ही खून फैला है, ऐसा समुद्र, हाँ, लड़ाइयां रोज चल रही है, इसको काट रहा है, वो उसके कस्टमर को काट रहा है, वो उसको काट। तो 2018 में हमने बोला कि भाई साहब, सूरत में 250 ट्रेडर कमा कहाँ रहे हैं? सूरत की फैक्ट्रियों से तो नहीं इतना धंधा आता, हाँ, ये भी तो बाहर ही काम करते हैं।
आप लोग इतना मैन्युफैक्चरिंग में मशीनों के पीछे करोड़ रुपया डालते हो, थोड़ा मार्केटिंग और सेल्स के पीछे भी डालो यार। एग्जैक्टली। तो बोले सर क्या करें, हम तो यहाँ पे ही उधार देके चप्पल घिस जाते हैं पैसा निकालने में, आप मुझे वाराणसी, यूपी, बिहार, अमृतसर बिकवाओगे तो उधर पैसा लेने कौन जाएगा। हाँ। तो मैंने उनको बोला कि सर बाहर इसीलिए जाना है कि अपनी कंडीशन पे बेच पाए, हम्म। जहां उतना कंपटीशन नहीं है वहां चलते हैं। फिर सर हमने 8,000 पार्टियों का डेटा इकट्ठा किया, उनके लिए पूरा सेल्स टीम बनाया, उन्होंने टेलीकॉलिंग किया, बहुत आराम से उनको सिखाया। हम्म। बहुत बहुत सच्ची बात बोलूं, अक्सर ना कंसल्टेंट क्रेडिट ले जाते हैं, मैं बिल्कुल मना करता हूं। कंसल्टेंट गाइड करता है, एग्जैक्टली। कंसल्टेंट तो रास्ता दिखाता है, कंसल्टेंट कॉन्फिडेंस देता है। पर भाई साहब, करना जो तो खुद आप को ही है। जो आप सौराष्ट्र के लोगों के बारे में जो बोलते हैं ना, वो देखना है तो इन दोनों भाइयों को देखिए। ना रात दिखा ना दिन देखा सर, जो बोला वो किया, एक ऊह के आह नहीं, एक थोड़ा भी घमंड नहीं, है ना कि यार आपको रखा है आप क्यों नहीं करते, आप ये करो, नथिंग। सर आऊ करवानु आपने करी। बोला लेबर के साथ थोड़ा इतना समझा, बोले सर सुपरवाइजर नहीं समझा पाएगा, मैं कल पलाठी लगा के बैठता हूँ। गरीब। तो बेचारे एकदम राउंड में बैठ जाते, लेबर को भी समझाते मालिक होकर, राइट। इन्होंने मेहनत किया सर, इन्वेस्टर भी आए, हम्म। एमएसएमई में इन्वेस्टर आए, 65-65 लाख रुपया लोगों ने इन्वेस्ट किया इनके बिजनेस में। हम्म। आपको जानकर खुशी होगा आकाश भाई, आज की तारीख में मेरे को तो फिगर एक्चुअली तो अब नहीं मालूम है, पर मेरे अंदाजे के हिसाब से तकरीबन मिनिमम 250 करोड़ का कंपनी है। साल का टर्नओवर बोल रहा हूँ, हाँ। वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ, वैल्यूएशन साल है। का, है ना। अभी कीम में बहुत बड़ा फैक्ट्री ली और हमको बहुत खुशी हुआ, मिलने भी आया हमसे, है ना। उनके पिताजी आज भी मिलते हैं तो थोड़ा आंख में आंसू आते, बोले बेटा कहाँ अपन मिले थे और कहाँ क्या हो गया, बहुत बढ़िया। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, एमएसएमई डेवलप क्यों नहीं होते, ये कहानी इसलिए बताया था मैंने आपको, राइट। एमएसएमई इसलिए डेवलप नहीं होते कि सबसे पहला वो सीखते किससे, ट्रेडिशनल बिजनेसेस से। एग्जैक्टली। आप धंधा सीखेंगे कहाँ से, मामा से, काका से, पापा से, गलत नहीं है, उनके अनुभव लेने ही चाहिए। डेफिनेटली। लेकिन सर उन्होंने 20वीं सदी में धंधा किया था, तब वो तरीका था, है ना। तब स्पीड कहाँ था, नहीं आज था। आप कौन सी स्पीड में धंधा कर रहे हैं, कहाँ कंपटीशन आ रहा है। अभी अभी आप बात कर रहे थे कि पॉडकास्ट वाले भी अब 100 हो जाते हैं, हाँ। राइट। मैं कोई भी अच्छा पाव भाजी का लाड़ी भी अच्छा चल जाए तो 100 पाव भाजी वाले चालू हो जाते, नहीं होते। डेफिनेटली। इतना स्पीड वाला मार्केट है ना सर, अब आप ट्रेडिशनल स्टाइल से धंधा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो पहला गलती जो एमएसएमई वाले करते हैं वो ये करते हैं कि ओनर डेवलप नहीं होते, जो देखा जैसा दिखा वो करने के कॉपी करते हैं। एक बार मेरे एक सेमिनार में एक बिजनेसमैन ने मुझसे पूछा, आकाश भाई, बोले सर उधारी का बहुत तकलीफ है, क्या करूं। मैंने बोला सर सेल्स कहाँ से सीखे, ये सब धंधा कहाँ से सीखे। बोले सर बाजू में एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है, वो जैसे बेचता था मैं भी वैसे ही बेचता हूँ, है ना, कॉपी पेस्ट। है ना, कॉपी पेस्ट। तो बोला उसका उधारी कितना है, बोले सर उसका तो मेरे से 7 गुना ज्यादा है। तो तो सीख भी उससे रहा है। मैंने उसको क्या बोला, बोला भाई अपने गुजरात में ना एक कहावत है, कुआ में होय ए हवेड़ा मार, है हाँ। ना, जो कुएं में होगा वो बाहर आएगा। बाहर आएगा। तो भाई साहब तुम उससे सीखोगे तो उधारी ही सीखोगे ना फिर, हाँ। राइट। क्यों ना तुम कभी प्रोफेशनल कंपनी सेल्स कैसे करती है, बिना उधारी के टेक्सटाइल बिकता है। ये बात जब मैं 2017 में बोलता था ना आकाश भाई, लोग हंसते थे। एक झरी वाले भाई साहब एग्जीबिशन में मिले, मैंने उनसे हाथ मिलाया, बोले सर झरी नो बिजनेस, वाह वाह बहुत सरस, हमारे बहुत सारे क्लाइंट है सर ये उधारी बगैर बेचते हैं। पता है उसने हाथ झटक लिया मुझसे, बोले मैं इसीलिए तुम जैसा मोटिवेशन वाले होते हैं उनके पास जाता ही नहीं, तुम लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो, राइट। वो मानने को तैयार नहीं था आकाश भाई। आज मैं गर्व से आपको कहता हूं, कम से कम 35 झरी मैन्युफैक्चरर ऐसे डेवलप हुए हैं टॉप लाइन के साथ, फॉर्चुनेटली ऐसे डेवलप हुए हैं जो बिना 1 रुपए की उधारी दिए सबसे शानदार बिजनेस करते हैं। 17 गुना सेल्स बढ़ा है। और एक क्लाइंट बोलता है कि जिंदगी में जितना 17 साल में काम किया ना उतना सर हमने 7 महीने में किया। और वापस याद दिलाऊं, मेरा कमाल नहीं है, मेरा काम है सिखाना, नॉलेज में पावर है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि फाउंडर डेवलप अगर होते हैं, एमएसएमई फाउंडर डेवलप होता है तो बिजनेस ग्रोथ होता है। एब्सोल्युटली आकाश भाई, और नंबर वो 1 कहीं से भी डेवलप हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ट्रू सर, कभी कभी वो कोई अच्छी सी किताब पढ़ के आइडिया ले सकते हैं, कभी कुछ अच्छा यूट्यूब पर सुन के बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन उसको डेवलप होना चाहिए, कहीं से को अपग्रेड करना चाहिए। या मोबाइल अपग्रेड हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, अपनी लड़ाई एआई से होने वाली है, नए जमाने के लड़के आ रहे हैं, और फिर भी मेरे पुराने धंधे वाले अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे। ऐसा तो कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, नहीं ट्रू चलेगा, है ना। दूसरा सर बिलीफ,
सिस्टम होती है ना, वो थोड़ी डेवलप करनी चाहिए। एमएसएमई ना माहौल नहीं मिलता सर। आप कहते हैं ना कि आदमी जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज़्यादा उठेगा बैठेगा, वो उनके जैसा हो जाएगा। हम्म। अब टेक्सटाइल मार्केट आप देखिए, टेक्सटाइल मार्केट में क्या होता है, 5 दुकान वाले साथ में टिफिन खाने बैठते हैं, हाँ, है ना? और टेक्सटाइल वालों का एक निशानी बताओ, आप उनको जाकर पूछो साहब धंधो केવો ચાલે? ચાલ્યા રાખે છે। ठीक છે। सब પહેલા लोग यही જેવું बोलते हैं। अच्छा नहीं। अब आप रोज 5 लोगों को बोलो બહુ મંદી છે, ગ્રાહકમાં મજા નથી, टीमમાં મજા, रोज आप यही सुन रहे हैं, आपका बिलीव कैसा हो जाएगा? वही हो जाएगा ना, है ना? अफर्मेशन माइंडसेट, यही नहीं, होगा, यूनिवर्स आपको वही देगा। ट्रूली सर। अब अगर मैं 5 ऐसे लोगों के साथ बैठूं जो भले प्रॉब्लम में है, पर क्या बोल रहे हैं, 2 करोड़ का धंधा है सर, 20 करोड़ पे पहुंचना है, क्या करना पड़े नहीं समझ में आता। भले प्रॉब्लम बोल रहा है लेकिन आगे जाने की बात कर रहा है, ऐसे 5 लोग सर्कल में हो तो ऐसे लोग जहां जाते हैं वहां पे तुम जाओगे तो तुम्हारा माइंड बदलेगा। माइंड बदलेगा। ट्रू। तो मैं उनको बोलता हूँ माहौल बदलो, अपने आप को डेवलप करो, और तीसरा, सैलरी देने से मत कतराओ। सैलरी इज अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली। दुनिया का कोई भी असेट मेरे को बताओ जिसमें तुम 20,000 डालो, 20,000 रुपए का कुछ खरीदो और तुमको 2 लाख रुपया हर महीना देके जाए। कभी नहीं होगा। कौन सी जमीन देती है, कौन सा सोना देता है? एम्प्लॉय देता है। देता। 20,000 दोगे, कभी 2 लाख का काम करके भी देगा। हाँ, शुरू में 6 महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा, साल इन्वेस्ट डेफिनेटली। करना पड़ेगा। अगर तुम अच्छे लीडर हो और टीम को डेवलप करना जानते हो ना, तो 20,000 का इन्वेस्टमेंट तुम्हें 2 लाख कमा के दे सकता है। डेफिनेटली। राइट। तो एमएसएमई वाले ये 2-3 गलतियां ज्यादा करते हैं, टीम नहीं बनाते, खुद से काम करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, नई चीजों को एडॉप्ट जल्दी नहीं करते। यही कुछ सामान्य ही दिखने वाले रीजन है, बट दे कैन डू वंडर्स। दे कैन डू वंडर्स। ये पूरी प्रोसेस से मैं इतना समझा कि अगर किसी को ग्रोथ करना है, हाँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तो मैं बात साइड में रख रहा हूँ, जी, ग्रोथ नॉमिनल। करना है माइंडसेट के अलावा मार्केटिंग एंड सेल्स, ब्यूटीफुल। एंड थर्ड टीम भी आप बोल सकते हैं कि टीम Exactly. अगर नहीं है तो मार्केटिंग और सेल्स लाके करेंगे भी क्या। एब्सोल्युटली तो ये 3 वीकनेस होती है। जी। तो मैं आपके पास से ये जानना चाहूंगा, ये तीनों वीकनेस कैसे कोई भी एंटरप्रेन्योर अपनी सोल्व कर सकता है, और कैसे इन वीकनेस को अपना स्टैंडर्ड पॉइंट बना सकता है, खूबी बना सकता है। जी बिल्कुल सर। सेल्स जो है ना, सेल्स, या पहले मार्केटिंग से शुरू हम करें। मार्केटिंग से शुरुआत करते हैं। पहली बात, मैं आपको खाली एक सीक्रेट बताऊं, या 100 लोगों में जब पूछता हूँ ना व्हाट इज सेल्स एंड व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग, वो लोग कंफ्यूज हो जाते, दोनों एक ही को बोलते हैं। एक ही है। राइट। अब मैं उनको सिंपल भाषा में ये समझाता हूँ, कोई भी ऐसा काम जिससे नए ग्राहक को तुम्हारे बारे में पता चले कि तुम इधर बैठे हो, तुम हो, या धंधा नहीं देता है ना भाई, 500 लोगों को ये पता चले कि अच्छा शकील करवा करके कोई है जो अपने धंधे में हाथ पकड़ सकते हैं, अपने को गाइड कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व, ये 500 लोगों को पता चले, वो मेरा मार्केटिंग एग्जैक्टली। है ना। उनमें से 50 मिलने आए और मैं उनको बताऊं कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूं, और वो राजी हो जाए, 2 रुपया पे करे, वो है सेल्स। राइट। तो पहली बात, जब भी आप मार्केटिंग में कमजोर हो, आपके पास ग्राहक के ऑप्शन नहीं है। एग्जैक्टली। ग्राहक के ऑप्शन नहीं होते ना आकाश भाई, तब आपको कस्टमर की कंडीशन पे बेचना पड़ेगा। वेरी ट्रू। है ना। Yeah. तुम्हारे पास ग्राहक ही 3 है, तुम क्या शर्त रखोगे? अब मेरे पास ऑप्शन बहुत है आकाश भाई, मेरे को 30 कस्टमर चाहिए ना, तो भी हर महीना 300 मुझे मिलने आते हैं। राइट। उन 300 में से मैं किसके साथ काम करूंगा? जो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करने को तैयार है। राइट। सो दिस इज द ओनली पॉइंट। लोग ये समझते हैं कि जिनके पास ग्राहक नहीं होते वो मार्केटिंग करते हैं, જેની પાસે ધંધો નથી એ કરે, આપણે તો બહુ ધંધો છે, મારે તો રેફરન્સ જેટલો है ना। तो जैसे हमारे एम्ब्रॉयडरी वाले साथी हैं कुछ, मेरे को क्या बोलते हैं ये लोग नहीं करवाते, मार्केटिंग नहीं आते कभी, है ना। नहीं अब कर रहे हैं। हाँ। भाई गॉड ग्रेस दे आर नाउ लर्निंग सर। सूरत के एम्ब्रॉयडरी अब जो काम कर रहा है 20% कर रहा है, लेकिन शानदार कर रहा है। हाँ 80% अभी भी 6-6 महीना मशीन बंद करके बैठते हैं, वो अलग बात है। बाकी 20-25% एम्ब्रॉयडरी वाले, आप मानेंगे नहीं सर, एक भाई साहब कलकत्ता में दुकान खोले, सूरत में 2 ही मशीन है, लेकिन फिर खाली 2 मशीन है, पर टर्नओवर 20 करोड़ का कर रहे हैं 2 मशीन से। आउटसोर्स करते हैं। जिनकी बंद मशीन है उनकी अपन चला के देते हैं ना, मार्केटिंग हम करते हैं। राइट। सो मार्केटिंग में इतना पावर, शाणपंथी चाहिए, वो शाणपंथी चाहिए। 80% मशीन एम्ब्रॉयडरी में सूरत में बन रहती है 6-6 महीना, है ना। और वो बेचारा जीवन भर जितना मशीन है ना, उसका ईएमआई निकाला, आदमी को साल भर टिका के रखो सर, खा पी रहता है एम्ब्रॉयडरी वाला। पर कुछ लोग हैं 5 साल में आए, 65 करोड़ का टर्नओवर है,
करते एक भाई साहब हैं बॉम्बे मार्केट में, बहुत शानदार कंपनी है अपनी सूरत की, पूरे इंडिया बहुत अच्छी मान्यवर और उनके लहंगे खरीदते हैं, क्या राइट। बात। फॉर्चुनेटली ही इज माई क्लाइंट, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। ये लोग 10 साल पहले आए थे सूरत, एम्ब्रॉयडरी में 10 करोड़ का 125 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, मान्यवर को अपना लहंगा बेचते हैं पूरे इंडिया। हैदराबाद का बड़े से बड़ा शोरूम होगा ना, उसका सेट लहंगा चॉइस करने इसके ऑफिस आता है, क्या बात। राइट। इतना पोटेंशियल है, बट लोग क्या करते हैं सर, मार्केटिंग नहीं करते, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं बनाते, खुद को सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते, या इंडिया मार्ट का अभी तक उपयोग नहीं करते, एग्जीबिशन नहीं जाते, और जाते भी जो है ना वो बड़ा रैंडम रैंडम पॉलिसी। मैं उनको ये नहीं बोलता कि लोग क्या बोलते हैं सर मार्केटिंग का आइडिया दो, मैं बोलता हूँ कोई आइडिया नहीं, आइडिया सारे तुमको पता है, हाँ, तुम आसपास में देख, आइडिया नहीं होते मार्केटिंग की, मार्केटिंग की रणनीति होती रणनीति है, होती है, स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजीज होती होती है। है। तुमको इस साल कितने नए ग्राहक चाहिए, उसके लिए तुम्हें कितनी लीड चाहिए, इतनी लीड चाहिए तो तुम्हारा क्या मार्केटिंग क्या होगा, होगा, वो तुम्हारा जवाब। रिवर्स कैलकुलेशन होनी चाहिए। और लोग मार्केटिंग को लोग खर्च समझते खर्च हैं कि भाई समझते हैं, खर्चा है ये। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सो पहली बात, मार्केटिंग जब भी करो तो पहले ये देखो हु इज योर कस्टमर, तुम्हारा ग्राहक कौन है, जो तुम्हारा ग्राहक है उसको क्या चाहिए, वो क्या सुनना चाहता है, वो उसको बताओ, गेट इट। राइट। यू आर गुड इन मार्केटिंग। बीएमडब्ल्यू का कस्टमर कौन है, मारुति का कस्टमर कौन है, तो एग्जैक्टली। बीएमडब्ल्यू कभी भी ये नहीं बोलता कि माइलेज इतना देंगे, हाँ, भाई 3 किलोमीटर पर लीटर में क्या बताऊं मैं तुमको, है ना। तो बीएमडब्ल्यू कभी, कंपैरिजन भी नहीं कर सकते है ना, किसी से। कभी नहीं बोलेगा सस्ता मेंटेनेंस, हाँ, वैल्यू फॉर मनी नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा, लग्जरी। लग्जरी, लग्जरी एक्सपीरियंस। चाहिए तो बोलो, स्टेटस क्यों चाहिए तो मेरे को बोलो, है ना, तुमको सेफ्टी चाहिए, रास्ते पे नहीं मरना है तुमको तो हमारा गाड़ी खरीदो, हाँ, राइट। मारुति क्या बोलता है, स्पीड देगा आपको, सेविंग माइलेज, देगा। माइलेज दूंगा, हाँ, सस्ता स्पेयर पार्ट दूंगा, रीसेल का वैल्यू दूंगा, हाँ, राइट। तो उसकी मार्केटिंग में यही दिखे। अब अपने वहां जो भी लोग धंधा करते हैं वो क्या, हर कोई यही बोल रहा, सस्ता देंगे, सस्ता देंगे, हमारो भाव बहुत सारो, हमारो रेट बहुत सारो। बोलता क्यों बोलते हो, हर कस्टमर सस्ता खरीदने नहीं निकलता ना भाई, कोई क्वालिटी खरीदने भी निकलता है। निकलता है। किसी को आज, फॉर एग्जांपल मैं और आप जो काम करते हैं, हमें सस्ते कपड़े कहाँ चाहिए, नहीं, तुमको चाहिए सस्ता कपड़ा, नहीं चाहिए, मेरे को अच्छा कपड़ा चाहिए, मुझे क्वालिटी एंड क्वालिटी, एक्सपीरियंस चाहिए। है ना। हाँ, मैं जब वो शोरूम में जाऊं तो मेरे को समझ ना सके ऐसा सेल्समैन चाहिए, राइट, हाँ, जो टाइम ना बर्बाद करे। तो कौन बोला कि लो हर को सस्ता चाहिए, पर हर एक कंपनी मार्केटिंग करती है तो हम सबसे हाँ, सस्ता देते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द मिस्टेक्स दैट पीपल डू। मैं उनको बोलता हूँ नो योर कस्टमर। तुम मारुति बेचना चाहते हो, बीएमडब्ल्यू बेचना चाहते हो, हु इज योर कस्टमर, उसको क्या सुनना है, वो कहाँ देखेगा भाई, मारुति का एड तुमको न्यूज़पेपर में मिलेगा, है ना, बीएमडब्ल्यू का कभी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। कौन गुजरात समाचार पढ़ता है भाई बीएमडब्ल्यू खरीद के, राइट, या एग्जैक्टली, जो खरीदने वाला है तो कितना बिजी होगा, एग्जैक्टली। वो तो कुछ और देखता होगा, सीरियल नहीं देखेगा, है ना, डेली सोप्स नहीं देखेगा, क्रिकेट मैच नहीं देखेगा, तो बीएमडब्ल्यू वहां ऐड नहीं करेगा। बीएमडब्ल्यू का कस्टमर 5 स्टार होटल जाता है तो उसकी मैगजीन में तुमको बीएमडब्ल्यू मिलेगा, एयरपोर्ट पर मिलेगा। एयरपोर्ट पे मिलेगा, या राइट। तो ये सारी जगहों पे आपको बीएमडब्ल्यू मिलता है, तो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। शोरूम भी दोनों ऐसे ही बनाते हैं। सो कस्टमर को समझना है, हु इज योर कस्टमर। अपने आप को कभी भी, पहला सवाल, कुछ भी सेल्स और मार्केटिंग प्लान करो, पहले अपने आप से पूछो हु इज माई कस्टमर, उसको क्या चाहिए, वो कहाँ आता जाता है, उसको ये सुनकर कैसा फील होगा और उसको ये सुनकर कैसा फील होगा। यू आर द बेस्ट मार्केटिंग कंसल्टेंट नाउ आकाश, कांग्रेचुलेशंस, यू लर्न इट, राइट। तो यू आर अ कंसल्टेंट नाउ, बस यही काम है कंसल्टेंट का, वो इतना ही सोच के अच्छा देते हैं, राइट ना। सेकंड थिंग, सेल्स में ना सिंपल रूल है, लॉ ऑफ एवरेज। जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं वो पहला सवाल है ना। 10 लोगों को मिलकर कितनों ने खरीदा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 ही लोग क्यों आए दुकान पे, वो ये प्रॉब्लम है। इंपॉर्टेंट है। पहले 1000 लोग रोज आए कैसे, वो बात करते हैं, हाँ, राइट। 1000 लोग देखेंगे तो 200 खरीदेंगे, राइट। तो बहुत सारे शोरूम वाले, बहुत सारे रिटेल के मेरे जो क्लाइंट है, वो लोग हमेशा कहते हैं सर सेल्स टीम ना बेचती है ना सर, तो वो 4 को मिलती है ना तो 2 को ही कन्वर्ट करती हूँ, मैं रहता हूँ ना सर तो 3 को कन्वर्ट करता हूँ। तो मैं उसको बोलता हूँ कि तुम उधर खड़े खड़े क्या करोगे, एक ग्राहक को ज्यादा बेचोगे, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो छोड़ ना भाई, सेल्समैन को 4 में से 2 कन्वर्ट करने दे, और तू ऐसा कर कि 4 की जगह 40 दुकान पे कैसे आए उस पर तू ध्यान दे, एग्जैक्टली, है ना। तो धंधा भी बढ़ेगा, टीम। और लो ऑफ एवरेज मतलब तुम जितना बेचना चाहते हो उतने गुना ज्यादा लोगों तक बात को पहुंचाओ, राइट। तो पहली सेल्स टीम जब भी बनाए
टेलीकॉलिंग टीम बना सकते हो आप। बहुत अच्छा आजकल डेटा अवेलेबल होता है मार्केट में, डेटा लीजिए। नहीं मिलता तो गूगल पे सर्च कीजिए, एग्जीबिशन से लाइए, एसोसिएशन की डायरीज पकड़िए, बहुत डेटा ही डेटा है यार आसपास में, है हर ना? जगह है। मेरे को टेक्सटाइल वाला चाहिए तो कितना मिलेगा? अभी मैं गूगल पे जाके सर्च करूं साड़ी मैन्युफैक्चरिंग सूरत, तो मेरे को हजारों का डेटा मिल जाता है ना? मैं तो ये डेटा लाइए, टेलीकॉलिंग टीम को खाली बोलो कि बताओ। बेचने के लिए टेलीकॉलिंग टीम नहीं रखेंगे, क्या करेंगे? बताओ। लोग गलती यहाँ पर करते हैं। हाँ, वो सीधा बेचने की बात करते हैं ना। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मेरा जरी का क्लाइंट होगा उसकी टेली टीम को क्या बोलूंगा? बेचना मत, खाली बोल नमस्कार सर, मैं सूरत से जरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बात कर रहा हूँ सर, आप कहाँ से माल खरीदते हैं? अरे उधर लोकल मार्केट से खरीदते हैं। तब तो फिर आपको बहुत महंगा पड़ता। अरे बाप रे, 395 रुपए किलो। अरे 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 सर, हमारे वहां 345 में मिलेगा। जो बोलो वो क्वालिटी, जो बोलो वो सब मिलेगा। एक बार सर रुको, मैं ना सैंपल भेजता हूँ आपको। इतना दोस्ती कर लेना उतना टेलीकॉलर चाहिए, कि वो राइट? समझ सके। 150 कॉल ऐसे हो जाए किसी कंपनी के सर, हाँ 15 लोग इंटरेस्ट लेंगे। डेफिनेटली। 15 लोगों को सैंपल भेजो। 15 लोगों को सैंपल भेजोगे तो 5 को तो भाव ताल सब कुछ स्वभाव सब गमेगा। रोज का 5 नया पार्टी मिला आपको, डेफिनेटली। है ना? अब रोज 5 पार्टी मिल रहा हो तो उधार क्यों बेचो, राइट? सो दैट्स व्हाई आई से सेल्स एंड मार्केटिंग इज नॉट जस्ट फॉर अर्निंग। एग्जैक्टली। खाली कमाने के लिए नहीं है। अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे धंधा करना है तो कंपनी को सेल्स और मार्केटिंग में स्ट्रॉन्ग करेंगे, डेफिनेटली। राइट? नंबर 2, कभी भी कस्टमर का हम ऑप्शन नहीं बनेंगे। हर कस्टमर हमारे लिए हमारा ऑप्शन, ऑप्शन होगा या राइट? मैं तय करूंगा तुम्हारे साथ धंधा करना है, तुम्हारे साथ करना है कि तुम्हारे साथ करना है, राइट? जो मेरी टर्म्स में काम करे मैं उसके साथ धंधा करूंगा, राइट? तो तीसरा एक है, जब आप सेल्स और मार्केटिंग में बहुत बहुत ज्यादा अच्छे होते हो ना, तो आप खर्चा करने से नहीं डरते। आज किसी को मशीन डालनी हो 4 नई, तो डर क्या लगता है? आज तेजी है, પછી મારો હારો ધંધો ના ચાલ્યો तो શું तो करूं? मतलब कि अगर नहीं हुआ तो तो ये तो वाला डर। तो क्यों है? क्योंकि आपको डर है ना, आपको नया कस्टमर लाने में उतना पकड़ नहीं है आपके पास। जब मैं हर महीना 300 कस्टमर तक पहुंचता हूं तो मुझे पता है कि कुछ भी करके 30 कस्टमर तो मैं ला ही सकता, डेफिनेटली। राइट? तो आज मुझे ऑफिस अच्छा बनाना होगा ना, मेरे को डर नहीं लगता। मुझे अच्छा टीम लाने से डर नहीं लगता, अच्छे सॉफ्टवेयर पे इन्वेस्ट करने से डर नहीं लगता, अच्छा सोशल मीडिया पे खर्चा करने से डर नहीं लगता। क्यों? खर्चा इसलिए कर रहा हूं सर कि कंटिन्यूअस 30 कस्टमर तो ला ही सकता। ला ही सकता। एम आई राइट? या सो माई पॉइंट इज दिस ओनली, मार्केटिंग और सेल्स में जो स्ट्रांग होते हैं वो हमेशा अच्छे इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी के पीछे। मशीन लाने से पहले, आदमी रखने से पहले सोचना नहीं पड़ता। दे टेक कॉन्फिडेंट डिसीजंस, कॉन्फिडेंट डिसीजंस। या और ये ना आप मेरी बात याद रखिएगा, धंधे में सबसे मूल्य अमूल्य चीज कोई है ना तो वो है आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। या धंधा का मतलब क्या होता है? व्हाट इज बिजनेस? कांस्टेंट डिसीजन मेकिंग इज बिजनेस। या बिजनेस में आप क्या करते हो? रोज सुबह क्या करते हो? डिसीजन ही ले। है ना? आने राखे के ना राखे, इसके साथ धंधा करूं के ना करूं, ये प्रोडक्ट बेचूं के ना बेचूं, इतने में बेचूं के ना बेचूं, इस एरिया में करूं के ना करूं, क्या करते हो आप? डिसीजन। कांस्टेंट डिसीजन मेकिंग इज बिजनेस, राइट? तो जब आप सेल्स और मार्केटिंग में अच्छे होते हो ना, आप डिसीजन बहुत पावरफुल लेते हैं। एग्जैक्टली। खर्चों के डिसीजन, इन्वेस्ट करने के डिसीजन, इंफ्रास्ट्रक्चर के डिसीजन आप बहुत शानदार ले पाएंगे, राइट? और ये आपके धंधे की स्पीड बहुत बढ़ाता है, डेफिनेटली। right? लेकिन एक गलती लोग शायद से यहाँ पर ये भी करते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या फिर सर्विसेज बिजनेस है, तो वो लोग खुद सेल्स करने को जाते हैं क्योंकि उसको लगता है कि मुझसे अच्छा सेल्स तो मेरी टीम क्या कर पाएगी, अगर वो कर पाती तो खुद का बिजनेस ना ही कर लेती। तो उसके लिए क्या? मैं ऐसे एंटरप्रेन्योर को बोलता हूं कि तू अपने आप को शाहरुख खान समझना बंद कर। डेफिनेटली। भाई लोगों को ये बॉलीवुड में होता है कि यार फलाना स्टार होगा तो मूवी चलेगा, सलमान खान होगा तो मूवी चलेगा, आमिर खान होगा तो मूवी चलेगा, अक्षय कुमार होगा तो मूवी चलेगा, भाई नसरुद्दीन होगा तो शायद नहीं चले, वो छोटे स्टार हो तो नहीं चले। तो पहले तो ना अपने आप को शाहरुख खान, सलमान खान समझना बंद करो। मारो चेहरो जोवे तो घराक खरीदे। इट्स जस्ट अ मीथ, जस्ट अ मीथ। इट्स जस्ट अ मिसकंसेप्शन इन योर माइंड, दैट्स इट। क्यों ऐसा है? सबसे पहली चीज, अगर सच में ऐसा होता कि मालिक ही अच्छा बेचते तो फिर तो मुकेश अंबानी को सेल्स करने जाना पड़ता, है ना? रतन टाटा को गोविंद काका खुद ही हीरा बेचते, हाँ। है ना? खुद ही हर एक डील में बैठते, तो उनसे अच्छा हीरा कौन समझता है? कोई तो खुद ही बैठे, है ना? मोदी साहब खुद ही हर एक फॉरेन पॉलिसी डिजाइन करने चाहिए फिर तो, राइट? कैसे हो पाएगा ऐसे, राइट? सो पॉइंट इज सर, ये पहली बात इसमें ना सिर्फ आपका माइंडसेट है। नंबर 2, ये आपकी एक और कमजोरी है। आपको ना
खुद सेल्स पूरा पता नहीं, हम्म, आप क्योंकि जिद्दी हो तो दो तीन क्वालिटी आपका अच्छा है कि आप कस्टमर के सामने बैठते हो, फिकर करते हो, ध्यान से बताते हो, फिकर करके बेचते हो, इसलिए बिक जाता है, राइट। हम्म, पर आप सेल्स तो नहीं समझते हो। सेल्स जानते होते तो आप सेल्समैन डेवलप करना जानते होते। या, आपको टीम्स डेवलप करना अभी भी नहीं आता। हम्म, टीम डेवलप करना ना, टीम डेवलप करना सबसे अमेजिंग काम होता है बिजनेस में। देखो, मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूं आकाश भाई, धंधा करना ही क्यों है? अगर मैं जॉब भी करूं तब भी मैं काम करूंगा और हम्म, पैसा कमाऊंगा, तो बिजनेस क्यों करूं? काम ही करना है, पैसा कमाना है, क्यों इस- करूं? थोड़ा ज्यादा कमाऊंगा, बस इतना ही वही, फर्क है, खाली इसलिए धंधा हम्म, नहीं। धंधे का सबसे बड़ा गुरूर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर का गुरूर क्या होता है जानते हैं? मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूं। इससे भी मतलब, तो आपने बहुत अच्छे शब्दों में कहा, मैं एकदम देसी में बोलता हूँ, लोग काम करें और मैं कमाऊं। हम्म, दैट्स योर प्राइड, है या, ना। लोग काम करें और फिर भी मेरे वहां इनकम आए, इस इज दैट इज व्हाई यू आर इन एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। एंटरप्रेन्योर क्रिएट प्लेटफॉर्म जहां पे खरीदार आए, बनाने वाले आए, बेचने वाले, और सब मिलके कुछ काम करें जिससे मेरे को प्रॉफिट मिले। तो हम्म, आप प्लेटफॉर्म बना रहे हो एंटरप्रेन्योर, है एग्जैक्टली, ना। खुद ही सेल्स करोगे, कितनी कैपेसिटी में करोगे, कहां नहीं, तक करोगे? अगर आपको कुछ हो भी गया तो आपका धंधा तो ऐसे ही बंद हो तो ये तो जाएगा। दिहाड़ी मजदूर हुए फिर। आज दिहाड़ी पे नहीं गए तो तुम्हारा इनकम नहीं नहीं आएगा, आएगा। राइट। तुम एंटरप्रेन्योर होना दोस्त, पहले अपने माइंडसेट को ठीक करो। जिस दिन तुमने नहीं बेचा और फिर भी कंपनी का चीज बिका, उसको चैलेंज लो। हम्म, 2 बार सेल्समैन नहीं अच्छा निकला, तीसरी बार लो। 3 बार अच्छा नहीं लिया, 5 बार लो। 10 बार नहीं टिका तो 15वीं बार लो, राइट। क्योंकि 4 अच्छे सेल्समैन जिस दिन डेवलप हो गए ना, तुम 60 साल के बुढ़ापे में खाना खा पाओगे, डेफिनेटली। राइट। सो तुम ना ऐसी शर्तें देखो यार, एंटरप्रेन्योर है ना, उनको मैं हमेशा बोलता हूँ, नेवर पुट स्टार ऑन योर सक्सेस। हम्म, होता ना टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई वाला स्टार, सक्सेस को कभी टर्म्स एंड कंडीशन होती नहीं। नहीं है। आप शर्त लगाओ कि साहब तो શું સેલ્સમેન સારા મળે ને તો હું પછી સેલ્સની ટીમ રાખું, हाँ, એ તો સાહેબ મને ગ્રાહક સારા મળે ને તો હું ધંધો કરું। आप कंडीशन नहीं रख सकते सर। धंधा मैंने और आपने चालू किया था, हम्म, मैं भी ये धंधा चालू किया ना, तो बहुत लोग मिलते थे आकाश में, मेरे को क्या बोलते थे पता है भाई? सूरत में ना रस्ते चलते 4 एडवाइस मिलती है धंधे की, है। तुमको एडवाइस देने का कौन पैसा देगा, है ना। तब मैं उनको बोलता था, धंधा करने का डिसीजन किसका है? मेरा है। मेरा है, तो लोगों को समझाएगा भी कौन? मैं खुद, टीम भी कौन बनाएगा? मैं खुद, चैलेंज मेरे को लेना था तो मैंने डेफिनेटली। लिया, राइट। तो पहली बात, सेल्स टीम तुमको बनाना है, तो पहले ये शर्त रखना बंद करो कि सेल्समैन अच्छा मिले तो मैं सेल्स टीम बनाऊं। हम्म, गलत। मैं ध्यान से, ये लोग ना आधे से सोचना शुरू करते हैं, सोचना बंद करो, बात सुनो पूरी। आधे से, पहली बात, सेल्स टीम मिले तो सेल्स टीम बनाऊं नहीं, सेल्स टीम बनानी है तो मैं अब सबसे बढ़िया सेल्समैन ढूंढूंगा। हम्म, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस सीखो। तुम्हारे बाजू की फैक्ट्री में 250 एम्प्लॉई है हम्म, और तुमको 25 ढंग का नहीं मिला, तो इसका मतलब सूरत में टीम मेंबर नहीं है ऐसा हुआ, कि तुमको ढूंढना नहीं आता ऐसा हुआ। वही, ढूंढना नहीं आता। एब्सोल्युटली सर। तो ये माइंडसेट के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये माहौल में जाके बदल सकते हैं, और हम्म, इसीलिए मैं बोलता हूँ ट्रेनिंग करो। एंटरप्रेन्योर पहले ट्रेनिंग करेगा तो ये सारे कॉन्सेप्ट दूर हो जाएंगे। एग्जैक्टली, लोगों को टीम हायर करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। कोई भी एंटरप्रेन्योर आप एसएमई और एमएसएमई में ले लो, ज्यादा से ज्यादा आपने बहुत सारे उनके आंसर तो दे ही दिए कि क्यों दिक्कत आती है। जी। लेकिन अब मैं ये सॉल्यूशन पे बात करना चाहता हूँ हम्म, कि अगर किसी को टीम हायर करनी है तो व्हाट शुड बी द ग्रेट स्ट्रेटजी और राइट मेथड। बिल्कुल सर। सबसे पहले एक बहुत अच्छा प्रोसेस में सिखाता हूँ लोगों को। प्लीज। सिलेक्टिंग सिलेक्टिंग राइट पीपल। हम्म, मतलब पहले ये मत सोचो कि मुझे बेस्ट एम्प्लॉय चाहिए, ये सोचो मेरी कंपनी में फिट वैसा ऐसा आदमी कैसा होगा। हम्म, फिर एक बार लिखो कि मुझे वो आदमी चाहिए क्यों। एग्जैक्टली, आदमी मत ढूंढो, पहले पहले ये ढूंढो कि मानो कि आपको कल उठ के एक वीडियो एडिटर चाहिए, या, है ना। अब आप पहले ये लिखो कि मुझे वीडियो एडिटर सच में क्यों चाहिए, व्हाट इज माय बेसिक एक्सपेक्टेशन। हम्म, तो बोले भाई सर वो मेरा 3 वीडियो रोज का एडिट कर दे, ये मेरे को थोड़ा ये कर दे, ये कर दे, आपने एक्सपेक्टेशन ली। फिर सोचो कि ये एक्सपेक्टेशन अगर मुझे फुलफिल करनी है, तो मैं उस एम्प्लॉय का सुबह से शाम का शेड्यूल क्या बनाऊंगा। हम्म, वो सुबह आकर पहले क्या करे, फिर क्या करे, फिर क्या करे, फिर क्या करे, है ना। तो शायद आप ऐसा कुछ के सुबह में पहले वो टीम की मीटिंग अटेंड करे, एग्जैक्टली, फिर अपना डे प्लान नक्की करे, प्रायोरिटी सेट करे, टू डू लिस्ट बनाए, फिर वो 11 बजे से काम पे लग जाए, 11 से 2 तक में एक वीडियो वो एडिट करे, फिर वो लंच करे, फिर ये करे, फिर ये कुछ ऐसा आप ऐसे प्लानिंग होगा डे या। प्लान बनाइए।
उससे ना आपको दो चीज पता चलेगा, क्या सच में मेरे पास उतना वर्कलोड है कि मैं आदमी रखूं, हम्म ये ज्यादा समझ। क्योंकि आधे लोग क्या करते हैं, सर आदमी चाहिए आदमी चाहिए आदमी चाहिए, रख लेते हैं। अकाउंटेंट रख लिया, 6 महीने बाद मिला एक तो रख भी लिया, फिर देखा कि यार आधा दिन का ही तो काम है, हाँ इसको पूरा सैलरी क्यों दूं, राइट। तो पूरा आधा बात दिन ही, तो वो फ्री बैठता है। तो पहले लिखो कि मुझे एग्जैक्टली कितने लोग चाहिए, क्यों चाहिए, उनका फुल डे काम कितना रहेगा, क्या सच में मेरे पास उतना काम है। अब आपने दो चीज लिख दिया, मेरी अपेक्षा क्या है, उसका सुबह से शाम काम क्या होगा। अब आप लिखो कि ये सारे काम अच्छे से कर पाए, इसलिए उस आदमी में क्या क्या होना चाहिए। हम्म उसका एजुकेशन क्या होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, उसको लैंग्वेज का नॉलेज कैसा होना चाहिए, उसको एक्सेल भी आना चाहिए, उसको सॉफ्टवेयर में क्या क्या आना चाहिए, या फिर अगर अकाउंटेंट ले रहे हो तो उसको टैली आना चाहिए। बेसिकली उसको बोलते हैं हम कैंडिडेचर। हम्म कैंडिडेट कैसा चाहिए। अब आप लिख सकते हो कि इतना पढ़ा लिखा हो, इतने साल का अनुभव वाला हो, इतनी भाषा आती हो, उसको इससे सॉफ्टवेयर का नॉलेज हो, उसके पास ये हो, पर्सनालिटी कम्युनिकेशन स्किल हो, कंप्यूटर का नॉलेज होगा कि तो चलेगा कि नहीं चलेगा, पर्सनालिटी भी होना चाहिए, समथिंग। अब आपने कैंडिडेचर लिखा, अब आपके पास एकदम परफेक्ट एक चीज आ गया कि मुझे ये चाहिए हम्म और चाहिए ही, और उससे मैं काम भी अच्छा लेने वाला हूँ। अब आपने ये भी कैलकुलेट लेके लिया कि 3 वीडियो एडिट करेगा तो मेरे को कितना मिलेगा, तो हम्म अभी मैं सैलरी मैक्सिमम कितना दे सकता हूँ, ये भी आपको पता चला। या नाउ यू विल फाइंड अ बेस्ट पर्सन। हम्म तो पहले इस तरीके से खुद को पहले प्रिपेयर करो। बात बात पे आदमी नहीं एटले નથી तो पेलू नहीं, बातें मत एक्सक्यूज करो। मत दो। पहले पेपर पकड़ो, पेन पकड़ो, लिखो मेरे को क्यों चाहिए, उससे क्या करवाना है, वो क्या क्या करेगा, और उसमें क्या क्या होना चाहिए। आपने लिखा। अब देखो, 21वीं सदी में लगभग सारे सवालों के जवाब एक ही हम्म होते हैं, इंटरनेट, या राइट। यूज द ऑनलाइन टूल्स, हम्म देर आर सो मेनी गुड एप्लीकेशंस दिस डेज, बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हैं उसे, हम्म राइट। एटलीस्ट 4 जगह पे पोस्ट करो, और याद रहे पोस्टिंग करने में खर्चा लगता है, उससे डरना। मत हम क्यों आए हैं धंधे में, इन्वेस्ट करने, इन्वेस्ट करना है, रिस्क लेना है। बचत करने आए नहीं है। और ये माइंडसेट आपको लाना ही होगा, आपको अच्छा लगे कि ना लगे, आप लाइए वो माइंडसेट के डालना है पैसा, राइट। एग्जैक्टली। तो वो अच्छे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, वहां पे आपको रिक्वायरमेंट डालना है। देखो आप और मुझे ये बात जब मैं करता हूँ ना, तो आपको बड़ी नॉमिनल लगेगी कि सर ये तो શું આપણે પોસ્ટ તો નાખવાની જ, बट ट्रस्ट, सूरत की बहुत अच्छी अच्छी कंपनी के मालिक से मिलता, उनको बस इतना ही समझ में आता है, एजेंसी को बोलो वो आदमी भेजेगा। हाँ या वो पड़ोसी को 6 6 महीने तक बोलते रहते हैं कि जो ने सुपरवाइजर हो तो दिखा ना, सुपरवाइजर हो तो बता, अकाउंटेंट चाहिए अकाउंटेंट, बोलते रहेंगे। उनको बोलता हूँ कि छोड़ो, 4 प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करो, रोज का 12 फोन आएगा, आपकी कैबिन के बाहर लाइन लग जाएगा, हम्म तो आप रिक्रूटमेंट पे ध्यान दीजिए, राइट। बेसिकली सर, इसमें प्रॉब्लम ना टूल्स नहीं है, इसमें रिक्रूटमेंट इज नॉट एन इशू, इशू क्या माइंडसेट का ही है। हम्म हम टीम बनाने को लेकर जो हमारी चाहत होनी चाहिए ना, कि अब टीम चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, वो क्या है, मिले तो राखी लोगों को मरता नहीं, वो वाला माइंडसेट नहीं। वैसे तो मेरे ग्रो को, ही नहीं कर पाएंगे ना। हाँ, मिलता नहीं है तो अब लाना है, वो वाले माइंडसेट से आप काम करेंगे एग्जैक्टली। तो रिक्रूटमेंट होगा। डेफिनेटली। रिक्रूटमेंट में 2 3 गलती जो लोग करते हैं, नंबर एक, जब भी आप रिक्रूटमेंट प्लान करो तो उसको एक एजेंडा की तरह समझो। हम्म चलते चलते साइड पे कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि पहले मैं 4 क्लाइंट को मिल लूँ, रेवेन्यू आ जाए, फिर टाइम मिलेगा तो 2 लोग का इंटरव्यू लूंगा, नहीं। नहीं। इंटरव्यू भी उतना ही जरूरी काम है, रिक्रूटमेंट उतना ही जरूरी काम है जितना रेवेन्यू लाना। अच्छी टीम बनाना उतना जरूरी है। हम्म एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने एक दिन बोला था, अच्छी टीम मिलना, अच्छे साथी होना इतना जरूरी है जितना जरूरी अच्छा बिजनेस आइडिया होना जरूरी। एग्जैक्टली। तो धंधा चालू करते हो तो कितना सोचते हो, कितना विचारते हो, कौन सा आइडिया करूं, कौन सा बिजनेस करूं, कौन सा व्यापार में जाऊं, कितना सोचते हो आप, है ना। डेफिनेटली। तो भाई साहब, उतना ही जरूरी तुम्हारा टीम है। हम्म टीम के बगैर, मालिक काम करेगा तो धंधा चलेगा, टीम काम करेगा तो कंपनी बनेगा। कंपनी बनेगा। तो एग्जैक्टली। उसको ना एक बहुत अच्छा एजेंडा पकड़ो कि टीम चाहिए, हम्म और फिर उसको भी एक जैसे तुम क्लाइंट आ जाए, मीटिंग होती है क्लाइंट की, चेक लेना, कितना प्रायोरिटी देते हो उस काम को, एग्जैक्टली। उतनी प्रायोरिटी इंटरव्यू को दो, हम्म उतनी प्रायोरिटी कैंडिडेट ढूंढने में लो। क्योंकि याद रखो, जिस दिन तुमने 2 अच्छा सेल्समैन डेवलप किया, जिंदगी भर तुम्हें बेचना नहीं पड़ेगा। हम्म जिस दिन तुमने 2 अच्छा सुपरवाइजर डेवलप किया, जिंदगी भर तुम्हें मशीन पे नहीं जाना पड़ेगा। जिस दिन तुमने अच्छा अकाउंटेंट डेवलप किया, तुम्हें खुद जीएसटी और इनकम टैक्स नहीं करना पड़ेगा। डेफिनेटली। जिंदगी भर फ्री कर रहा है कोई तुमको, हम्म तो थोड़ी फिक्र करके तो रिक्रूट करो, राइट। सो ये सबसे बड़ी मिस्टेक लोग मेरे हिसाब डेफिनेटली। से करते और एक और मिस्टेक लोग करते हैं हैं। जी। कि
किसी के पास सारा एजेंडा भी है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन कभी कई बार ऐसे होते हैं, काफ़ी सारी इंडस्ट्री में ऐसे होते हैं कि ऐसे स्किल्ड टीम टीम नहीं मेंबर मिलते नहीं हैं। जी जो भी आता है वो सोचता है कि चलो कुछ ना कुछ तो मिला, रख लेते हैं, राइट और कभी ना कभी ये गलती हो जाती है, राइट जाने अनजाने में या फिर मजबूरी में करनी पड़ती है। जी जी तो वहां पर क्या माइंडसेट होना चाहिए? अगर कोई रख लेता है, आपने बताया कि एक क्राइटेरिया के हिसाब से ही रखो, अगर नहीं मिलता है तो तो रख लो ओके। मैं ये मानता हूँ सर कि बहुत स्पेशलाइज्ड जॉब होना, जैसे लेट्स सपोज आपको वीडियो एडिटर इज अ जनरल पर्सन इन योर हम्म इंडस्ट्री राइट, लेकिन जैसे कोई बहुत पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ही आता हो, है ना, हम्म जैसे फाइनल प्रो कट या ही आता हो, ऐसा डेवलपर ढूंढोगे तो रेयर मिलेगा। एग्जैक्टली बाकी आप आपके नॉर्मल सॉफ्टवेयर यूज कर ले वैसे डेवलपर आपको मिल जाएंगे मिल राइट। जाएंगे। तो पहली बात क्या है, 90% केसेस में ऐसा है ही नहीं कि टीम मिलती नहीं। हम्म मेरा ये मानना, माई ओपिनियन इज 90% केसेस में अकाउंटेंट, सुपरवाइजर, टेली टीम आपको चाहिए उतना मिलता है। डेफिनेटली। और सबसे बढ़िया, एक तरफ हम अनएम्प्लॉयमेंट का बातें करते हैं कि लोगों के पास नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, जॉब नहीं है, ये नहीं है ना, और दूसरी तरफ इंडस्ट्री वाले बोलते हैं आदमी नहीं मिलते। एग्जैक्टली। तो शायद हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, या फिर हम बराबर क्लियर नहीं हम। तो ये जो लिखवाने को बोला ना, वो इसीलिए लिखा कि यू विल बिकम डेडिकेटेड, यू विल बिकम इंटरेस्टेड इन दैट प्रोसेस। चलते चलते मत करो उसको, प्रोसेस बना के करो, मिल जाएंगे। मिल जाएंगे। और जो रेयर ऑफ द रेयर है, जैसे आप पर्टिकुलर कोई स्किल का आदमी चाहिए, तो ऑब्वियस है उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे एजेंसीज हैं, 4 एजेंसी को काम दो, कोई ना कोई तो ढूंढेगा तुम्हारे लिए, ढूंढेगा। मिल और जाएगा। वहां पर भी अगर एजेंसी कुछ भी चार्ज लेती है तो इन्वेस्ट करने का रिस्क लो। और देखो कुछ चीजें ना टेक्निकल जो होती है ना, उसमें हमेशा कहते हैं अच्छे आदमी मिलते नहीं है, अच्छे आदमी तो बनाने पड़ते हैं बनाने पड़ते हैं। राइट। तो कुछ लोग बनाने भी पड़ते हैं आपको, सब रेडीमेड थोड़ी ना मिल जाए। नहीं अब मिल देखो आप कितने भी अच्छे एडिटर हो, मेरी कंपनी में आओगे तो मेरे हिसाब से शूटिंग कैसा होता है, उसका एडिटिंग, वो तो थोड़ा सीखना। सीखना पड़ेगा। फिर मैं ये बोलूं कि इतना एक्सपीरियंस लाया, लेकिन देखो भाई साहब प्रिंट भी नहीं निकालते, तो भाई प्रिंटिंग उसका काम नहीं था, उसका नहीं काम एडिटिंग है। एडिटिंग था। वो अच्छा कर लेगा, वो तो करेगा। उसी के पास से वही एक्सपेक्टेशन रखो कि जिसके लिए आपने उसको हायर किया हायर हुआ किया है। है, एब्सोल्युटली सर। एंटरप्रेन्योर बहुत सारे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, बहुत सारे यूट्यूब और सोशल मीडिया की वजह से एक वर्ड से इन्फ्लुएंस हो जाता है कि ऑटोमेट, ऑटोमेशन पे जाना है, मुझे ऑटोमेशन पर ले जाना है बिजनेसेस को। लेकिन ऑटोमेशन पे ले जाने के लिए उसके पास, आपने जो भी बताया कि टीम नहीं होती, ऑब्वियसली टीम के बिना तो ऑटोमेट पर जाएगा नहीं। अगर किसी के पास टीम भी है फिर भी वो ऑटोमेट पे नहीं जा सकते। राइट सर। क्या किसी बिजनेस को ऑटोमेशन पर जाना चाहिए? अगर जाना चाहिए तो क्या राइट स्ट्रेटजी होनी चाहिए? ये Absolutely, समझना sir. चाहता हूँ। देखिए सबसे पहला, ऑटोमेशन क्यों जरूरी है, या ये बिजनेस को जो ऑटोमोड करते हैं, है ना, ऑटोमोड करते हैं, ऑटोमेशन करते हैं, उसमें ये कितना जरूरी है। तो इसके लिए हमारे एक बड़े पुराने दोस्त थे, वो हमेशा एक जोक मारा करते थे कि मैं आज भी कुछ दुकानों के बाहर देखता हूँ कि 30 साल पुरानी दुकान, किराने की दुकान 30 साल थी, हम यहाँ 25 साल से यहाँ पर हैं, और 25 साल 30 साल पुरानी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा होता है, हमारी कोई दूसरी शाखा नहीं है, वही हाँ राइट। बराबर। तो वो हमें हंसाते थे ऐसा बोल के कि हमारी दूसरी कोई शाखा नहीं है। तो मैं उनको जाके बोलता हूँ कि भाई साहब तुम क्यों ऐसा 30 साल में क्यों ऐसा कुछ नहीं किया कि तुम्हारी दूसरी दूसरी शाखा शाखा नहीं है। राइट। सो अब यहाँ पे आप बात को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर मैं ही गल्ले पे बैठूं, मुझे देखकर ही खरीदी खरीदी हो, मैं ही परचेस का डिसीजन लूं, मैं ही मार्केटिंग देखूं, सब मैं ही देखूं, तो मैं दूसरी ब्रांच कब खोलूंगा? कभी नहीं खोल पाऊंगा। जबकि मैं उस धंधे का एक्सपर्ट हूँ। मैंने 30 साल में किराना कहाँ से खरीदने का, गेहूं का परचेस कहाँ अच्छा होता है, ज्वार कहाँ अच्छी मिलती है, गुड़ कहाँ अच्छा मिलता है, मैंने सब देख लिया। ग्राहक को एग्जैक्टली क्या चाहिए, डिस्प्ले कैसे बनाने का, हिसाब कैसे रखने का, किस में क्या मार्जिन, सब पता। इतने उस्ताद आदमी हो उस्ताद, फिर भी एक फिर ही भी धंधा करोगे, है ना। तो पहली बात यह है सर कि उसके सामने छोटा मोटा मोबाइल का दुकान वाला जब 4 दुकान खोलता है ना, फिर आप बोलते हो कि यार लोगों में ये नहीं है ना। सो पॉइंट इज, एक्सपांशन ऑटो मोड के बगैर नहीं हो पाएगा। हम हमेशा लोगों से कहते हैं, अपनी औकात से ज्यादा जिंदगी में बड़ा काम करना चाहो ना, तो सिस्टम बनाओ, या है ना। तुम्हारी कैपेसिटी जितना काम करोगे तो तुम्हारी कैपेसिटी जितना ही मिलेगा। वेरी ट्रू। अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड जाओ। मुकेश अंबानी या रतन टाटा अपनी कैपेसिटी वाला काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी खुद पर्सनल कैपेसिटी में थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हजारों लाखों लोगों की कैपेसिटी का काम कर रहे हैं। डेफिनेटली। लाखों लोगों की कैपेसिटी का काम करना है तो लाखों लोगों को साथ में लाना पड़ेगा फिर, राइट। सो ऑटो मोड इसलिए जरूरी है कि एक लेवल के बाद हार्डवर्क नहीं हो पाएगा। हार्डवर्क के बाद आता है स्मार्ट वर्क।
हार्ड वर्क बुरा नहीं है। आज की जनरेशन हमेशा बोलती है हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। मैं बोलता हूँ गलत बात। जब तक हार्ड वर्क करोगे नहीं, स्मार्ट बनोगे नहीं। नहीं। तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। फिर हाँ, जीवन भर हार्ड वर्क मत करो। एक बार हार्ड वर्क किया, स्मार्ट बनो, सीखो उससे, और फिर उसका शॉर्टकट ढूंढो उसमें कैसे और आसानी से किया जा सकता है उस काम को। दैट इज स्किल। तो यही सेम है। सेल्स करो, शुरुआत में खूब संघर्ष करो। एक बहुत शानदार लेखक हैं वो, आई थिंक एलन पीज हैं, या नहीं, एलन पीज इज समबडी एल्स। पीटर थिल इज अ वेरी गुड स्टार्टअप इन्वेस्टर। स्पॉटिफाई वगैरह में वो उनका इनिशियली इन्वेस्टमेंट था। पीटर थिल कहा करते थे, स्वेट इक्विटी इज द बेस्ट स्टार्टअप कैपिटल। शुरुआत में बहाया गया पसीना सबसे बड़ा व्यापार इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी पूंजी। राइट। तो शुरू में बहुत दौड़ो, बहुत भागो, बहुत मेहनत करो। पहले 5 क्लाइंट लाने में मेहनत करो, पहली 5 प्रोडक्ट डेवलप करने में मेहनत करो। जरा भी मत शर्माओ, पैसा मांगने में भी मत शर्माओ, कस्टमर से मिलने में भी मत बस सब करो। पर ये सब करके सीखो। फिर जैसे तुमने सेल्स भी किया, मार्केटिंग भी किया, प्रोडक्शन भी किया, मशीन भी किया, परचेस भी किया, तुमने सीखा ना। अब किसी एक को सेल सिखाओ, किसी एक को प्रोडक्शन सिखाओ, किसी एक को ये सिखाओ, किसी एक को ये सिखाओ, किसी एक को ये सिखाओ, और इन सब को मजबूत करने का काम करो। या इन सबको साथ में चलाना है तो एचआर पॉलिसी बनाओ, डेफिनेटली। है ना। इनको अच्छे टूल दो, ये सब क्या कर रहे हैं, कैसे करें, वो समझने के लिए रिपोर्टिंग बनाओ। राइट। ये मैंने आपको सिखा दिया ऑटो मोड। यही होता है। इसका बहुत बड़ा हवा बनाया जा रहा है मार्केट में। ऑटो मोड बहुत जरूरी है आकाश भाई, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, पर वो जितना डिफिकल्ट आपको बताया जाता है कि इसके लिए फिर हम ये करेंगे, फिर ये पॉलिसी बनाएंगे, फिर ये कराएंगे, वो कराएंगे, इट्स वेरी इजी। छोटे से छोटी दुकान वाला कर सकता है। हर आदमी जो इंडिया में व्यापार कर रहा है वो हर कोई ऑटो मोड पे जा सकता है। राइट। आपको 5-4 चीजें सीखनी पड़ती हैं। टीम कैसे बनाए, पॉलिसीज कैसे बनाए, सिस्टम कैसे करें, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी का थोड़ा और उपयोग कैसे करें, और फिर आप बनाएं। राइट। अब क्या होता है कि लोग सबसे पहले, अभी आप मुझे से आप ही कुछ बातें कर रहे थे तो हमने बात किया एसओपी। एग्जैक्टली, है हम ना। जो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ही कई लोग मुझसे मिलते हैं ना, उनको लगता है एसओपी बन जाए ना तो बस हो गया मेरा काम। मतलब एसओपी मतलब मेरे को स्वर्ग लोक हासिल हो गया। और ज्यादातर बिजनेसेस जो कंसल्टेंट रखते हैं वो उस सबसे पहले वही डिमांड होती है कि आप आओ और एसओपी बना के दो। राइट। और लोग बनाते भी हैं, पर जितने की जगह पे आप देखो एसओपी बनाने के बाद 99% लोगों को मैंने फेल देखा। एसओपी क्योंकि धूल खा रही होती है ना, वो तो साइड पे रद्दी है, में ही धंधा होती तो है अपना लिखा हुआ। तो मैं इसीलिए आपको भी मैं जो बताया था वही बताऊंगा कि चाय कैसे बनती है वो लिखने से, उसकी एसओपी बनाने से चाय अच्छी नहीं बनेगी। साइकिल कैसे चलती है वो पढ़ने से और लिखने से साइकिल कोई नहीं सीखने वाला। राइट। पहले क्या करते हैं, चाय बनाते हैं, परफेक्ट चाय 2 बार 3 बार 4 बार बनाई, फिर पता चल गया कि दिस इज द बेस्ट रेसिपी, फिर उसको लिखो कि इतना पानी लो, इतना शक्कर डालो, इतना चाय डालो, इतने टेम्परेचर पे पकाओ, दूध इतनी मिनट के बाद डालो, तब जाके आपका चाय परफेक्ट पक जाता है। ये आपने किया। अब दोबारा कोई भी इसको कर सकता है क्योंकि आपके कोच ने आपको वो चाय एक बार बना के दिखाया। राइट। अब आपको उसका जो लिखा, अब कोच चला जाए, अब अपने किचन में वो रेसिपी पड़ा है, वही करेंगे, देखा भी है, बिलीव भी है कि होता है, अब कर पाओगे। एग्जैक्टली। राइट। अब यहाँ पे अगर कोई कोच आया, चाय का पत्ती इतना डालो करके चला गया, पर वो गैस भी तुम्हें चालू करना है, तपेली उठाना है, वो थोड़ी लिखेगा। राइट। तो फिर लोगों को क्या लगता है, चाय पत्ती तो बोला था लेकिन चाय बनता तो है नहीं, कैसे करूं। राइट। तो लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं समझ में आएंगे। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं एसओपी इज द लास्ट थिंग टू डू, नॉट द फर्स्ट थिंग टू डू। एसओपी लास्ट में लिखवाओ, पहले कंसल्टेंट को मेहनत कराओ सिस्टम बनाने पे। साहब टीम लाओ, सर पॉलिसी बनवाओ, सर रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर अच्छा करिए, हमारे टीम में लोग आगे पीछे हो जाते हैं उसका क्या करें, मार्केटिंग की रणनीति वर्कआउट हो रही कि नहीं, सेल्स टीम बराबर काम कर रही है कि नहीं, प्रोडक्शन में और क्या सुधार करें, सब पहले बराबर ठीक करो। एग्जैक्टली। लेट इट गेट वर्किंग, उसको वर्क होने दो, फिर उसको लिखो एसओपी में। तो ये आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। जिंदगी भर ये कभी नहीं जाएगा आपकी कंपनी से। राइट। सो पॉइंट इज दिस, ऑटो मोड बहुत आसान है। पहली बात, किसी को भी ये नहीं मानना चाहिए कि ऑटो मोड को मतलब बहुत जबरदस्त कोई बात, इट्स वेरी इजी वन। हाँ, सीखना जरूरी है, सीखो, पहचानो, बहुत फायदा होगा। इंडिया को इसकी ही जरूरत है अभी फिलहाल, पर बहुत आसान है, कर सकते हो, बिलीव करो।
और दूसरा एसओपी सिस्टम आने के बाद, प्रोसेस आने के बाद, एक अच्छा सेटअप होने के बाद एसओपी लिखो। डेफिनेटली इट्स वेरी नेसेसरी। ऐसा बोल के लोगों को लगता है मैं एसओपी का मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है नहीं भाई साहब, मेरा रोजी रोटी है, उसका रोज थोड़ी मजाक तो नहीं है, वो मजाक नहीं कर रहा हूँ। डेफिनेटली माई पॉइंट इज मैं हंसते खेलते सिखाना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा उसको ऐसे बताता हूँ कि एसओपी इज द लास्ट थिंग वी शुड एग्जैक्टली। डू। और लोग गलती क्या करते हैं पता है, एसओपी चैट जीपीटी के पास से बनवाते हैं। हाँ बताइए। आई नो, लाइक मैं सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि हमारी इस इंडस्ट्री में लोग ऐसे बताते हैं प्रॉम्प्ट डाल हाँ के कि भाई मेरी कंपनी में ये काम होता है, इसकी नाउ एसओपी राइट लिखो। दी एसओपी फॉर द सेल्स, राइट एसओपी फॉर द मार्केटिंग। लेकिन वो यहाँ आके तो कुछ करवा नहीं पाएंगे, क्योंकि नहीं आपके बिजनेस में नो डाउट प्रोसेस तो होगी, लेकिन हर रोज जो एरर्स आती है जी। वो चैट जीपीटी नहीं जानता कि राइट। क्या एरर आती है, वो नहीं जानता। ट्रू। सर, फॉर द लास्ट क्वेश्चन मैं आपको यही पूछना चाहूंगा जी कि जो अभी नई जनरेशन, फर्स्ट टाइम जनरेशन या फिर फैमिली बिजनेस में जो लोग आ रहे हैं, जी। नए बिजनेस मतलब कि नई फैमिली पीढ़ी जो आ बिजनेस। रही है, जी सर। उसको क्या सोच से आना चाहिए कि Okay. जो इंडिया को डेवलप नेशन बनाने में कंट्रीब्यूट करे? Okay. अगर कोई भी फैमिली बिजनेस वाला मेंबर इस पॉडकास्ट को देख रहा है, या तो उनको मैं कहूंगा कि आप जितने भी पार्टनर हो, एक एक चिट्ठी लो। हम्म एक चिट्ठी लो, एक पेपर लो। उस पेपर पे ना बिना बात किए एक दूसरे के साथ बात मत करना, और एक चिट्ठी पे 3 सवाल लिखो। नंबर 1, मैं अपने व्यापार को 5 साल बाद कहाँ देखता हूँ। हम्म चारों के चारों लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मैं भी लिखूंगा, आप भी लिखेंगे। 5 साल बाद मैं इस धंधे को कहाँ देखता हूँ। आप लिखो आप कहाँ देखते हो, वो वाले भाई साहब लिखेंगे, और वो वाले भाई साहब भी लिखेंगे कि 5 साल बाद मैं अपने धंधे को कहाँ देखता हूँ। एग्जैक्टली। राइट। फिर आप भी लिखो दूसरा सवाल, चारों पार्टनर को पूछो कि 3 कौन सी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है इस कंपनी में। और फिर तीसरा सवाल पूछो कि 2 सबसे बड़ी दिक्कतें इस कंपनी को क्या क्या हैं। एग्जैक्टली। अब आप इन चारों चिट्ठी को लेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि चारों के चारों अपने अपनी दिशा में सोच रहे हैं। हाँ उसको लग रहा है कि मेरे को 25 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे तो टीम बनाना है, उनको लगता है कि मार्केटिंग की जरूरत है, उन्हें लगता है क्लाइंट बराबर नहीं है। चारों अलग अलग सोच रहे हैं। अब इसमें हम चारों की सोच तो है, पर हमने ये नहीं पूछा कि कंपनी क्या चाहती है। राइट। एंटरप्रेन्योरशिप का पहला रूल है, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज बिगर देन ओनर। है ना? आप राजनेताओं में बहुत सुनते होंगे, या पार्टी से बड़ा कोई नहीं। कोई नहीं है है, ना? तो अपनी भी पार्टी से बड़ा कोई नहीं भाई साहब। ये भी पार्टी ये है, भी पार्टी आप अपनी। लीडर है। राइट। टॉप लाइन इज मच मोर रिस्पेक्टेड हायर देन शकील करवा। राइट। दैट योर कंपनी इज मोर मच बेटर देन आकाश उकानी। या राइट। क्योंकि हम दोनों एक दिन नहीं होंगे, शायद उस दिन भी ये कंपनी चल चल सकती सकती है। है ना? मैकडोनल्ड का फाउंडर नहीं है, उसको तो चला गया, पर मैकडोनल्ड है। इवन एप्पल। हमारे रतन शाह चले गए, टाटा है। हाँ राइट। जमशेदजी टाटा है, चले गए, पर जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करती है एग्जैक्टली। कंपनीज। मालिक तो एक टाइम पे है नहीं है। हमें ये बात माननी चाहिए। मुझे क्या लगता है और आपको क्या लगता है वो सोचना बंद करते हैं। कंपनी की जरूरत क्या है वो सोचना चालू करते चालू हैं। करते हैं, लेकिन फैमिली बिजनेस में ये ये लोग नहीं। नहीं करते। हाँ राइट। तो फैमिली बिजनेस का पहला प्रॉब्लम क्या है? साथ में बैठकर मीटिंग नहीं करते। नंबर 2, प्रोफेशनलिज्म किसको बोलते हैं? प्रोफेशनलिज्म ये हुआ आकाश भाई कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त, आप मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट, लेकिन जब मैं कोच हूं और कंसल्टेंट हूं तो डांट भी सकता हूं। डेफिनेटली। राइट। मैं आपका दोस्त हूं, आपके वहां जॉब कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दोस्त को डांटेंगे नहीं, डांटना पड़े तो डांटेंगे। राइट। हाँ फैमिली बिजनेस ये नहीं समझते। हर एक चीज को पापा की नजर से देखना बंद करना चाहिए। है ना? हर एक चीज को वाइफ की नजर से क्यों देखें? हर एक चीज को दादा या पोते की नजर से क्यों देखें? डायरेक्टर की नजर से क्यों नहीं देखते आप लोग एक दूसरे को? राइट। तो हम हमेशा क्या बोलते हैं, भले ही आप दोनों भाई हैं, मैं जब भी ऐसे फैमिली बिजनेस को कंसल्ट करता हूं, मैं उनको क्या बोलता हूं, भले ही आप दोनों घर पे भाई हो, पापा बेटा हो, वाइफ हो, कुछ भी हो, यहाँ पे बोर्ड रूम में बैठे हो, डायरेक्टर्स की बोर्ड में बैठे हो, यू ऑल आर पार्टनर्स फॉर मी। है ना? आप सब डायरेक्टर हो। अब सोचो कि इस कंपनी के डायरेक्टर होते तो तुम क्या चाहते इस कंपनी के लिए? एग्जैक्टली। राइट। तो अगर कंपनी के डायरेक्टर होते तो शायद तुम अच्छे से मानते कि मेरे कैबिन का जरूरत नहीं है। तुम फैमिली हो इसलिए अधिकार लेने आते हो कि हमारी कैबिन के पलानू के माओ पिलानी चेयर के ऊंची पिलानी चेयर के, तो फिर पॉलिटिक्स को आप जन्म देते हैं। या राइट। तो ग्रोथ ना, धंधे में पॉलिटिक्स सबसे खराब चीज है। एग्जैक्टली। सो यू शुडंट डू पॉलिटिक्स। मैं उनको यही कहता हूँ, साथ में बैठना मत छोड़ो, कितना भी झगड़ा हो जाए मीटिंग में बैठो।
सबके लिए मीटिंग में आना कंपलसरी करो, हम्म बैठो साथ में, है ना। और तुम मेरे साथ आंख में आंख मत मिलाना, मेरे साथ रूठ के रहना, घर पे रूठना है तो रूठो। यहाँ पे मिस्टर आकाश आई वुड लाइक टू से, मिस्टर कड़वा आई वुड लाइक टू से दिस, आप प्रोफेशनली बात करोगे, लेकिन बात करोगे। डेफिनेटली। सेल्स में जो 4 समस्याएं हैं, पता है कि आकाश भाई जल्दी जल्दी रूठ जाते हैं, तब भी बोलो कि चार सेल्स में ये 4 समस्याएं, बताओ क्या करें, राइट। हाँ सो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे। नंबर 2, हम सब इस बात का पूरा ध्यान रखें कि कंपनी में हम सब सिर्फ डायरेक्टर हैं, एग्जैक्टली। रिलेटिव नहीं, हाँ राइट। थोड़ा बाहर निकल के रिलेशन मेंटेन। और अच्छी बात क्या है, ऐसे में मैंने देखा है, जब आप ऑफिस में रिलेटिव बनते हो ना, ऑफिस में रिलेटिव के आधार पे काम करते हो, तो झगड़े होते हैं। हम्म और झगड़े आपके कौन से फॉर्म में हुए हैं, रिलेटिव वाले फॉर्म में, एग्जैक्टली। तो घर पे भी झगड़ा जाएगा। हाँ, तो ना घर में सुखी हो, ना ऑफिस में सुखी हो, जाए तो जाए कहाँ। चाहे तो जाए कहाँ। सबसे बेस्ट चीज क्या है, ऑफिस में आओ तो सिर्फ डायरेक्टर बनो। हम्म तो झगड़े भी किसके बीच में हुए, हम्म डायरेक्टर के बीच में। ऑफिस खत्म होने के बाद तो अपन डायरेक्टर है नहीं ना, नहीं। अभी अपन हस्बैंड मियाँ बीवी हैं, अभी अपन भाई भाई हैं, अभी अपन बेटा और फादर हैं, तभी इधर। तो बेसिकली मेंटेनिंग प्रोफेशनलिज्म हम्म and maintaining oneself as an individual is very much needed in family businesses, या right? ओपिनियन देना, बातें करना बहुत जरूरी है, हम्म नंबर 1। नंबर 2, कंपनी का प्लान बनाओ। हम्म रोज बातें मत करो, जैसे फैमिली टेबल पे बैठ के तुम लोग सोचते हो ना कि ये कौन से क्लाइंट को क्या किया जाए, किसको कितना कोटेशन दे, कौन सा बिजनेस करे ना करे, मत करो। हम्म गाड़ी में बैठकर डिस्कस मत करो धंधा। हम्म गाड़ी में जब बैठे हो तो वाइफ के साथ बैठे हो, हस्बैंड के साथ बैठे हो, उसकी बातें करो, बच्चे की बात करो, माँ बाप की बात करो, घर की बात करो, अगले वैकेशन की बात करो, दिवाली पे क्या कर रहे हैं वो बात करो, अगली पार्टी कहाँ देनी है वो बात करो, वो सब करो। धंधे की बात कहाँ करो, इन द बोर्ड रूम। और प्लानिंग बनाने के टाइम पे झगड़ो, बहुत अच्छा झगड़ो, और पहले से एक दूसरे को वार्निंग दे दो कि प्लानिंग में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जितने भी आने हो आने दो। आ जाए तो फाइनली क्या करेंगे, अगर डिसएग्रीमेंट है तो मेरा किक नियम है, क्या है, आइदर आई आइदर आई कन्विंस यू और यू कन्विंस मी, है ना। तो वहां पे बोर्ड रूम में बात हो जाए, कोई ना कोई कन्विंस कर ले एक दूसरे को, जो आइडिया फाइनल हुए वो पेपर पे लिखो, यही काम कंपनी में होगा, एग्जैक्टली। राइट। तो ये तो फैमिली बिजनेस है। अदरवाइज सूरत में ऐसा होता है कि फूफी का लड़का, मामा का लड़का सब आ जाते हैं धंधे में, हाँ वही। राइट। तो उनको मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप मालिक हो तो याद रखो, अगर तुम सिर्फ रिश्तेदारी को तरजीह दोगे तो सिस्टम तो कभी नहीं आएगा तुम्हारे वहां, है ना। एग्जैक्टली। ये प्रोसेस कभी नहीं आएगा, ऑटो मोड कभी नहीं आएगा। तुम्हें ऑटो मोड चाहिए ना, तो टैलेंट को प्राधान्य देना शुरू करो। डेफिनेटली। जो अच्छा है, चाहे वो मेरा रिलेटिव नहीं है, वो मैनेजर के लायक है तो उसको मैनेजर बनाऊंगा। मेरा रिलेटिव है पर लायक नहीं है, तो प्लीज भाई साहब उसको जो और करना है, तुम खुशी खुशी उसको चैरिटी में 15,000 दे दो, पर इंटरफियर मत करो, राइट। डेफिनेटली। तो ऑथोरिटी उनको दो जो लायक है, पदवी उनको दो जो लायक है, राइट। और ये मेंटेन करना फैमिली बिजनेस में थोड़ा जो मुश्किल होता है, इसके लिए हम उनको बोलते हैं कि बिजनेस मुश्किल नहीं है, आप एक दूसरे की रिश्तेदारी बराबर करो, राइट। सो दिस इज व्हाट आई या वुड से। और इसी की वजह से अभी का जो माइंडसेट है ना वो वही है हाँ, कि मुझे अगर ग्रोथ करना है, मुझे कोई को फाउंडर चाहिए या फिर मेरी दूसरी ब्रांच संभालने वाला लोग चाहिए, तो हम पहले अपनी फैमिली में ढूंढने ढूंढने जाते हैं। राइट। शायद से वो एक गलती है, मेरे हिसाब से वो गलती है, लेकिन आप एज ए कंसल्टेंट ब्रॉड विजन के साथ देखते हैं हर चीज़। तो मुझे आपके पास से समझना है कि अगर मुझे कोई को फाउंडर लाना है, मेरी ब्रांच संभालने वाला कोई लाना है, या फिर मेरे पास अभी कोई टीम ढंग की नहीं है, तो मुझे या फिर इमोशनली प्रेशर की वजह से मुझे कोई फैमिली मेंबर को या फिर किसी फूफा जी के लड़के को या फिर मौसी के मामा के लड़के को लड़के या को। मुझे कंपनी में ऐड करना है कि अब तू संभाल, और फिर आता है क्लेश। मेरे हिसाब से ये है, आपके हिसाब से मैं जानना नहीं, चाहूंगा। एब्सोल्युटली यू आर एब्सोल्युटली राइट। मामा का लड़का है इसलिए मैनेजर नहीं बनाऊंगा, काका का लड़का है इसलिए मैनेजर नहीं बनाऊंगा। काका का लड़का लायक है, समझता है, मुझसे अच्छे आइडिया है उसके पास, या वाकई में अच्छा कम्युनिकेशन वाला है, मुझसे ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, प्लीज उसको मैनेजर भी क्या, मैं तो बोलता हूँ अपनी कुर्सी पे भी बिठाओ, क्या Exactly. दिक्कत है ना। तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में मालिक कहाँ होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, फिर आप उसको भी डायरेक्टर बना दो, पार्टनर, Exactly. राइट। यू कैन डू इट। पर मैं वही बोला, टैलेंट को तरजीह दो, रिश्तेदारों को नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, आप जानते एक बहुत अच्छी कंपनी है केविन केयर। हाँ, केविन केयर अंडरगारमेंट्स बनाती है। नहीं, वो केल्विन केयर। अच्छा, केविन केविन केयर। केविन केयर एक सीके रंगनाथन जी इसके मालिक हैं। ओके। साउथ में, साउथ का ये आदमी है,
उनकी सीके रंगनाथन, हम्म, छोटा सा कडलौर नाम का एक छोटा गांव है, या आई थिंक जिला या टाउन, वहां पे पैदा हुए थे। उनके पिताजी मैथ्स के टीचर थे। भाइयों के साथ झगड़ा हुआ, भाइयों में और इनमें ना एज डिफरेंस बहुत था। हम्म, तो वो भाइयों से झगड़ा करके एक दिन घर छोड़ के चले गए। हम्म, घर छोड़ के जब गए ना, तब उनके पास 15,000 रुपया जेब में था। हम्म, वहां से इस आदमी ने कंपनी चालू किया। बहुत लंबी केस स्टडी है, मैं अपने प्रोग्राम में पढ़ाता हूँ इस पूरी केस स्टडी को। बिजनेस डिस्कवरी करके जो मैं प्रोग्राम करता हूँ, वहां पर ये पूरी केस स्टडी वगैरह भी आता है। इसमें मैं उनको बताता हूँ कि ये आदमी 15,000 लेकर निकला। 15,000 के बाद वो इकोसिस्टम में गया, बेंगलुरु गया। बेंगलुरु जाकर एसबीआई से लोन लाया, 3 साल तक धक्के खाए। उसके बाद इन्वेस्टर कैसे लाया, सारी स्टोरी है। इस आदमी ने अपनी जिंदगी में एक बार बोला था कि नो भाई भतीजावाद, हम्म, सिर्फ भाई हो इसलिए परिवारवाद से दूर रहो। अगर प्रोफेशनल कंपनी, बड़ी कंपनी बनानी है तो हम्म, लाला जी का बिजनेस बनाना है, वही दुकान बना के भाई 10 लाख कमा लिए, बहुत हो गया साल का, तो ठीक है। बट इफ यू वांट कि तुम कभी 200 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, 800 करोड़ की सोच जो रखते हैं, उनके लिए नसीहत था उनका, नेवर डू भाई भतीजावाद। एग्जैक्टली, मत जाओ भाई भतीजावाद। यू शुड डू व्हाट यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द टैलेंट। तुम टैलेंट की रिस्पेक्ट करोगे तो टैलेंट आएगा। आएगा रिश्तेदारों की खाली रिस्पेक्ट करोगे तो तो रिश्तेदार ही रिश्तेदारी आएंगे, आएगी। और Very रिश्तेदार है तो भाई थोड़ा बहुत सारा शर्म लाना पड़ेगा। और तो आपको मैं मैनेज करना भी पड़ेगा। हाँ, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी कंपनी में जहां पर आपके भाई भतीजे काम कर रहे हो ना, नियम लाके देखना उस कंपनी में। सबसे पहला उस नियम का विरोध कौन करे? अपने ही लोग ऐसे स्पॉन्टेनियस आंसर आता है कि है भाई ना? वही करेंगे। सही है ना? मतलब आज आप मेरे मानो कि आप मेरे कजिन हो, हाँ, और मैंने कल से बोला कि सब लोग रिपोर्टिंग करेंगे, इन दोनों ने बोल दिया हाँ हाँ हम करेंगे, आप क्या बोलोगे? मैं क्यों करूं? मैं तो हूं तो सेठ नो भाई छू, मैं तो सेठ का कजिन हूं, मैं क्यों रिपोर्ट करूं? मैं कोई नौकर थोड़ी हूं इधर, हाँ, राइट? सो यू स्टार्ट इट। तो रिलेटिव ईगो वाले हैं तो नहीं अच्छे, गेट इट, राइट? गेट इट, गेट इट। कंपनी में अल्टीमेटली वो सब चलेगा जो कंपनी के विजन के साथ है। हाँ, कंपनी का सपना है आगे बढ़ना, हर किसी को आगे बढ़ने में इंटरेस्ट है ना, वो रखो। जिसको खुद को बड़ा बनाना है ना, वो चाहे मालिक ही क्यों नहीं, वो कंपनी के लिए घातक है, राइट? गेट इट, सो खुद को बड़ा बनाने वाले नहीं चाहिए, कंपनी को बड़ा बनाने वाले चाहिए। एग्जैक्टली। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, पूरे पॉडकास्ट को अगर मैं वन लाइन में बताऊं जी। कि अगर किसी को किसी भी बिजनेस का एक्सपेंशन या ग्रोथ चाहिए, एब्सोल्युटली तो फर्स्ट जिसने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, उसी पर काम करके ही होगा, वरना ये पॉसिबल नहीं होता है, एग्जैक्टली, राइट? ट्रू, उसको डेवलप करना ही पड़ेगा, स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा, माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा, और ये सभी के लिए एट द एंड कोई ना कोई कंसल्टेंट तो चाहिए कि जो उसको डायरेक्शन दे, एग्जैक्टली, जो उसको गाइड करे। ट्रू। सो शकील सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी कि हम आपकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस को हमारे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर ला सके। और वी नो कि आपके इन सारे कन्वर्सेशन से जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसको बहुत सारे बेनिफिट होंगे, और हमारा भी विजन यही है कि सूरत में जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, गुजरात में जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, या फिर इंडिया में जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, जी, उसके बिजनेस ग्रोथ होने चाहिए। एब्सोल्युटली, और अगर आप सूरत से हैं, आप गुजरात से हैं, और शकील सर से कुछ भी हेल्प चाहिए, उस अगर आप भी कहीं पर स्टक हुए हैं, अगर सॉल्यूशन चाहिए, तो आप उन्हें रीच आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई हैं, तो आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर इस पॉडकास्ट के रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेश्चन है, तो प्लीज आप कमेंट में भी बताइए। हम ट्राई करेंगे अपनी मैक्सिमम कि हम आपको आंसर दे सके, और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कमेंट सेक्शन में भी दे सके। आई होप आपको आकाश भाई का ये काम बहुत पसंद आ रहा होगा। आप ऐसे ही बहुत शानदार बिजनेसमैनों को सुनना चाहते हैं, जिंदगी की बहुत अच्छी लर्निंग लेना चाहते हैं, तो आकाश भाई के चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, है ना? थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। ये आपका ये अच्छा रहेगा। राइट। थैंक यू। प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड कीप ग्रोइंग विथ आकाश उकाली।